गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है गाइज? कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रहा है? तो भाई इस बार हाँ, मौसम जो है एकदम बदलता हुआ। तुम तो नहीं बदले हो भाई। पढ़ाई करना है, 2 हफ्ते कंप्लीट कर रहे हो। अगर तुमने भाई बिना बैकलॉग के 2 हफ्ते कंप्लीट कर लिए, बिना बैकलॉग के अगर 2 हफ्ते कंप्लीट करने वाले हो तो भैया मुबारक हो। ये छोटे छोटे 2 हफ्ते करते करते पता नहीं चलेगा भाई कब कब एक शानदार सी चीज आ जाएगी, एग्जाम आ जाएगा और वो पास करके भाई उसके बाद एक सैटरडे थोड़ा हेवी लगेगा। अब वो कब होगा वो पता नहीं, लेकिन हाँ, जब वो सैटरडे के बाद जो संडे आएगी और उस संडे की शाम को जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर आओगे भाई, एकदम पर्चा लहरा के अपने पास, तो मजा ही मजा होगा। बट कोई दिक्कत नहीं भाई, सब लोग ब्लॉग नंबर 12 के लिए शुरुआत करा, ब्लॉग नंबर 12 के लिए तैयार है। ब्लॉग नंबर 12 में आज होने वाला है बहुत अलग अलग चीजें। मतलब पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको भैया हम लोग करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद स्टोइकोमेट्री। उसके बाद इस चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट बचते, स्टोइकोमेट्री एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो भैया शुरू करें, शुरू करें। डीपीपी में भाई ठीक है ना, करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। आपको डीपीपी का है तो वो आ जाएगा, डोंट वरी, डीपीपी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। डीपीपी आपको मिल जाएगा, मतलब डीपी तो आती रहती है। उसके जो भी अच्छे क्वेश्चन है मैंने बोला है मंडे को मैं कंपाइल करूंगा। अब दिक्कत ये हो रही है बेटा कि अब ऐसे तो मेरे मन में आज विचार आया था, लेकिन फिर मैंने वो विचार ड्रॉप कर दिया था। मैंने सोचा था कि शाम को बुला लेता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। और भाई मतलब जैसे आज स्टोइकोमेट्री चालू करूंगा तो मेरे मन में थॉट था कि यार थोड़ा मतलब शाम को बुला के और स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चंस और उसका लेवल अपग्रेड कर दूंगा। बट वही फिर लगता है कि भाई फीडबैक भी तो है। डेमोक्रेसी में एक दिक्कत ये भी है ना कि थोड़ा सा आप वोटिंग के ऊपर डिपेंड करने लगता है बहुत सारी चीजें। तो शाम को ऐसे मेरे मन में था कि मैं 7-8 बजे या 6 बजे बोल दूंगा कि भाई बस 1-1.5 घंटे का स्लॉट ले लेंगे और कर लेंगे, बट नहीं लिया मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तुम जो भी है, ये लो ये लो ये लो भाई, स्कैनर ला दिया हूं मैं, ले भाई ले। ठीक है, जिनको भी स्कैन करना है स्कैन कर सकते हो, ठीक है। जिनको भी लगता है स्कैन करना है स्कैन कर सकते हो। बुला सकता हूं, मैं बुलाऊंगा, सोच रहा हूं आज, मैंने मतलब सोचा है। बाकी तुम लोग बता सकते हो जैसा तुम्हें लगता है, अगर होगा तो मैं मंडे को बुला लूंगा। पहले मैं आज मेरे मन में थॉट आया ऐसे ही बैठे बैठे, मैंने कहा यार ऐसा तो है नहीं 1-1.5 घंटा बैठ के आ सकते प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब जैसे मान लो स्टोइकोमेट्री चालू हुई, मतलब उससे क्या है, वीक में 1 दिन तो आ ही सकते हो, 1-1.5 घंटा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बट चलो कोई नहीं, हाँ हो सकता है कोई बुरा मान जाए कि अरे मास्टर हम कब पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटा आप लेके चले जाएंगे तो हम कब पढ़ेंगे। वो अलग बात है, 1-1.5 घंटा रील देख के निकाल देगा मोटिवेशन लेके, लेकिन हाँ आज नहीं। आज क्योंकि आज मेरे दिमाग में आया था, फिर मुझे याद आया कि तुम लोग का कोई एआईआर का टेस्ट भी है कल, तो इसलिए नहीं, कल कर लेंगे। हाँ कल नहीं, मंडे को देखता हूं, अगर मंडे को होगा पक्का मंडे को कर लूंगा। हाँ मंडे को कर लूंगा, अभी रहने दो, कल ना कल नहीं। उसमें उसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें बोला है पढ़ाओगे नहीं, उसमें भाई मतलब आना है, मजे आएंगे। मजे मतलब जो ये केवीडी होता है उसी को थोड़ा अच्छा करना चाह रहा था मैं। सोचा था डेली केवीडी ऐसे जो क्लास के बीच में आता थोड़ा टाइम चला जाता है, तो उसको मैं सोच रहा था कि वीक में 1 दिन रखो और एकदम मतलब 1.5-2 घंटा एकदम बंदास 40-50 क्वेश्चन करो, तुम भी मजे में एकदम कि हाँ लगे कि यार हाँ मैंने कुछ किया है। तो एक प्लान था वो, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक प्लान था जो मैं सोच रहा था कि क्लास में केवीडी ना करा के वीक में 1 दिन रख दिया जाए, और वो फिर मतलब पढ़ने वालों के लिए हो, उसका फिर मजे ही मजे लिए जाए। मंडे को देखते, मंडे या ट्यूसडे को देख लेते, जैसा होगा कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे मेरा देखो, मुझे थोड़ा इस मामले में मेरा एक थॉट था कि भाई प्रैक्टिस करवाना है। और जो क्लास में जैसे मान लो अब केबीडी यहां पर करवाऊंगा तो केबीडी यहां पर करवाने में दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये करवाना है तो ये क्या है, फिर कुछ लोग होते हैं जिनको लग रहा है सिलेबस पीछे चल रहा है, तो उसके लिए था कि यार चलो भाई हाँ हफ्ते में 1 दिन रखेंगे जिस दिन भैया मजेदार चीजें होंगी। चलो बताओ ग्लूकोज के अंदर भैया कार्बन का परसेंटेज कितना है? चलो भाई साहब केबीडी शुरू करते, आज का भैया कौन बनेगा डॉक्टर शुरू करते। चलो भाई अगले हफ्ते का अगले हफ्ते देखेंगे, पहले तुम ये बताओ आज का भैया क्या होगा। सर क्या होगा? कल टेस्ट नहीं, 19th को है, 19th को हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्लूकोज बताओ बेटा, बहुत इजी कैलकुलेशन है, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ।
कौन बनेगा डॉक्टर भैया, जल्दी से जल्दी शुरू करें, शुरू करें एकदम भैया। शुरू करते हैं एकदम एकदम एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, परसेंटेज निकालना है कार्बन का। ग्लूकोज का मास 180 होता है, कैसे पता चला सर 12 इंटू 6। अब भैया क्वेश्चन देखा और हाथ ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि भैया कार्बन 72 होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन सर 72 अपॉन 180 इंटू 100। सर ये देख लो, 0 से 0 चला गया, 18 से 4 चला गया, 40%। भैया क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 40%। आंसर कितना आएगा, 40%। लेकिन भाई कोई सोचने वाला ये भी तो सोच सकता था कि सर इसमें मोल का परसेंटेज बोल रहा है। तो बेटा देख लो, अगर मैं बात करूं टोटल मोल्स ऑफ एटम की, बेटा कोई सोचे तो ऐसा गलत नहीं सोच रहा, बोलेगा सर मैं तो टोटल मोल्स की बात कर रहा था। 24 मोल है। कार्बन के मोल्स कितने हैं सर, कार्बन के मोल 6 मोल हैं। सर एक बात बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन, सर जब कुछ नहीं लिखा है तो भैया ऐसा भी कैलकुलेट कर सकता था। लेकिन अच्छी बात है कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, अच्छी बात है आंसर मैच नहीं कर रहा है। सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। मैं तुमसे जब भी बोल रहा हूं, अगर तुमसे कोई चीज नहीं दी गई है सर, आपको कभी भी मास के रिस्पेक्ट में निकाल देना है। मास के रिस्पेक्ट में आगे से ध्यान रखना, अगर कहीं पर नहीं दिया गया है तो मास के रिस्पेक्ट में निकाल देना। मोल जब तक ना लिखे तब तक मोल के रिस्पेक्ट में मत निकालना। कभी भी परसेंटेज निकालना है मास के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, मोल्स के रिस्पेक्ट में बेटा नहीं निकालना है। ठीक है, बस आंसर बी हो जाएगा। बेटा छोटे छोटे पॉइंटर्स है, याद रखिएगा, मास के रिस्पेक्ट में निकालना। अगर कुछ नहीं लिखा मास के रिस्पेक्ट में, मोल परसेंट लिखा होगा तो मोल के रिस्पेक्ट में निकालना ही पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के मोल परसेंट बता दो भैया। 45 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, 45 सेकंड बहुत। व्हाट इज द मोल परसेंट, सर ये क्या होगा, सर क्या होगा, वन शॉट लेक्चर मोल का दे दीजिएगा। समझ रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तो कह रहा हूं मैं, मूल कॉन्सेप्ट का वन शॉट दे देना सर। मूल कॉन्सेप्ट का वन शॉट, भाई जिनको वन शॉट से करने की आदत लगी है भाई, यूट्यूब पे पढ़े 50 पढ़े होंगे, 4-5 तो मेरे ही पढ़े होंगे वन शॉट 8-8 घंटे 6-6 घंटे की। प्लीज भैया जाके कर सकते हो। परसेंटेज मोल परसेंट निकालना है, तो मोल परसेंट ऑफ कार्बन भाई साहब कैसे निकालोगे, अपना डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, 33.33% आ जाएगा। यहां पर क्लियरली लिखा है मोल परसेंट, तो भैया डाउट ही नहीं है, मोल परसेंट सीधा सीधा आंसर में निकाल दो, कहानी खत्म। यहां मास परसेंटेज की जरूरत नहीं थी, नहीं निकालना। सर ये देख रहे, ये देख रहे सर, ये क्या है, 63% लॉस हो गया मास का। सर बताइए, हमारा तो सर क्या पूछे, सर कैलकुलेशन करना है फास्ट फास्ट। कल भैया ऐसा क्वेश्चन कराया गया था, 63% लॉस हो रहा है। एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, क्या होगी, क्या होगा, जल्दी। बेटा रफ पेज पे अटेम्प्ट किया करो, जब भी आपको केबीडी कराया जाए या प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाए तो बेटा रफ पेज पे करो, सादा मत सोचो। ये सारे क्वेश्चंस आज शाम को फिर से आपको अपलोड हो जाएंगे। आज अभी क्लास के बाद मैं पहला काम यही करने वाला हूं। इस वीक का, वीक 2 का सारा कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मतलब इस बार कंबाइंड क्लास क्वेश्चन वीक वाइज भी मिलेंगे और प्लस चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे। तो जिसको जैसे प्रैक्टिस करनी है बेटा, आपके सवाल मतलब एकदम बिंदास तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां पर अब क्वेश्चन बैठे एग्जाम में तो भैया 2 × 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 × 3 प्लस वाटर का 18x हो गया। सर 46 प्लस 12 प्लस 48 हो गया, प्लस 18x हो गया। सर ये कैलकुलेट करेंगे 106 प्लस 18x होगा।
अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कार्बोनेट का मास 60 होता है, ठीक है ना, अगर याद रहे तो याद कर सकते हैं, 60 होता है, तो भैया 10। सर एक बात बताओ, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? मास परसेंटेज ऑफ वाटर 63 दिया है। 18x अपॉन 106 प्लस 18x इंटू भैया क्या कर दो, 100 कर दो, सर 63 के बराबर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन भैया 18x इज इक्वल टू, अब ये करोगे कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर यूज कर लो यार। अब 0.63 इंटू 106 प्लस 0.63 इंटू 18x कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? x की वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेशन करोगे बेटा आप, क्योंकि हम बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। किसी को लग रहा हो तो भैया दिन भर में 50 क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन में, तो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? सर ए आ रहा है, x की वैल्यू 10 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? 10 ले लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 ले लेंगे। सर x की वैल्यू 10 आएगी। भाई साहब जो भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ये कैलकुलेशन के लिए मत यूज करो भाई। इसके लिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट कल बताया था मैंने, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया था आप सबको, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया था। जल्दी से जल्दी, हाँ एक दो क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, उसके लिए भाई थोड़ा यूज कर लो, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस में तो खुद ही कर सकते हो ना भाई। 18x कहां से आया बेटा? आवाज आई थी बगल में, हाँ पीडब्ल्यू से स्पीकर आया है मेरे पास, हम सब लोगों के पास। देखो कहां से 18 आया। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का चलो मैं फॉर्मूला ही यूज कर लेता हूं। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। सर इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने में आदमी की हालत टाइट हो जाती है, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन। अगर कोई स्टोइकोमेट्रिक सॉरी ये यूनिटरी मेथड से करना चाहता है, यूनिटरी मेथड से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आएगा बेटा? अगर क्लास कर रहे हैं तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। सर ये 8% सल्फर है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है भैया। 40 सेकंड बहुत है, जल्दी से जल्दी। एम्स 2015 का एक क्वेश्चन है भाई। ऐसे तो मैं ये सब लिखता नहीं, लेकिन हाँ मैं ये सब लिखना नहीं चाहता, शायद इस चक्कर में कुछ लोग बोलते सर जेई मेंस का क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा जाके देख तो सही, सब करा चुका हूं तुझे। मुझे एक्चुअली एग्जाम का वो लिखा होता है ना, उससे क्या होता है प्री जजमेंट लोग करने लगते हैं कि सर जेई मेंस का क्वेश्चन करा है, जेई एडवांस का क्वेश्चन करा रहे। तो कुछ लोगों के साथ मुझे ये लगता है कि दिक्कत रहती है, इसलिए मैं किसी भी एग्जाम को ये नहीं लिखता कि इस एग्जाम का क्वेश्चन है, वो टाइपिंग वाले ने लिख दिया है, बट ट्राई करता हूं कि ना लिखा जाए, क्योंकि उससे आप मेंटली आप एकदम फ्रेश सोचोगे कि नहीं यार कोई जजमेंट नहीं रहेगा। अपा एम्स का क्वेश्चन है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो अलग होगा भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हाँ एम्स वाले अलग थोड़ी ना, हाँ ऐसे थोड़ी ना इतना इजी सा क्वेश्चन पूछ देते, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ लोग होते हैं भाई, क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन का लेंथ देख के, क्वेश्चन का ईयर देख के डिसाइड करने लगते हैं कि भाई मेरे बस का है कि नहीं है। वैसे लोगों से बच के रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन आज का केबीडी का बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे क्या आप सब लोग? शायद आज डीपीपी किया होगा तो शायद आइडिया होगा क्या होगा बेटा इसका। इसका मतलब क्या होगा? आपने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करने की कोशिश करी है, आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की कोशिश करने गए थे। आप सोचो ये क्वेश्चन कहीं पर दिया है बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब आपको सिर्फ एप्लीकेशन सोचना है, बाकी सब कुछ आपको कराया गया है इसके बारे में। सर क्या होगा ये क्वेश्चन सोच बेटा। जिन लोगों को भाई साहब लगता है थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी सी बात है। मास ऑफ N2 सर ये कितने लोग हैं जिनको निकालने आ जाएगा? सर ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू 28 ग्राम कर दो। सर आप देख लीजिए 0.4140 और ये 22,700, सर 14/227 ये मेरा मास ऑफ N2 आया। कैसे आया भैया आप देख लो,
और अब मुझसे बोल रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताओ। बेटा कैलकुलेशन हो सकता है आपका टाइम टेकिंग हो, लेकिन बाबू ये देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन को, मोल कॉन्सेप्ट को मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या परसेंटेज के साथ कैसे कंबाइन किया गया। सर परसेंटेज निकालनी है, सर कैसे निकलेगा, 14/227 इंटू 0.132, यही होगा, निकाल लोगे। अब जब कैलकुलेशन पे आओगे तो बेटा तुमको मैं सीधा सीधा दिखा दूं, ये देख लो, किसी को लगता हो तो ये भी कर दो, 1000 कर दो। अब देखो राउंड ऑफ करने का एक सिस्टम होता है, राउंड ऑफ करने का सिस्टम क्या है, इसको 225 ले ले और इसको 1000 ले ले, 225 से 1000 डिवाइड करोगे, 200 से 5 टाइम्स होता है, 225 से करने जाओगे कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, कितना हो जाएगा 225 से करेंगे तो 1000/225, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 से 9 टाइम्स हो गया, और ये 40, तो 40/9, तो 4.44 हो गया। तो राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, इसको इससे कैंसिल, 132 को अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो भैया ये क्या हो जाएगा 140, मतलब 140 और सर 10 टाइम्स, तो क्या आंसर आ जाएगा, अबे यार तो दे दिया है। हाँ राउंड ऑफ में गड़बड़ आ रहा है, राउंड ऑफ में थोड़ा गड़बड़ आ गया ना, राउंड ऑफ करेंगे, दो ऑप्शन दे दिया। अब यहां पर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4 तो पता चल गया, वो तो मुझे ही पता चल गया 4 होगा, लेकिन अब कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ जाएगा। अच्छा भाई एग्जाम हॉल में यार, हाँ ये तो मैंने देख लो, अब एग्जाम हॉल में थोड़ा ये कैलकुलेशन यार अब फंसेगा, क्योंकि यहां पर राउंड ऑफ करने जाओगे तो क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लो, 47.32। बेटा ये अगर क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बस ये क्वेश्चन का ब्यूटी नेचर दिखाना चाह रहा था कि भाई ये क्वेश्चन देखो कैसे दिया है। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालो, इसका परसेंटेज निकालो, उसका परसेंटेज निकालो, लेकिन बेटा ये देखोगे तो यहां पर पहले मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला, फिर परसेंटेज निकाला। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई, हाँ ये कैलकुलेशन कितना करना है, एक डिजिट का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और इससे आप 47.34 लेके आ जाओगे, 47.34 लेके आ जाओगे। डन। हाँ अरे तो मैंने कब मना किया भाई कैलकुलेट नहीं करना, मैंने बस, मुझे अब ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया कि नहीं भाई कैलकुलेट ही करना है, मैं उसके आसपास तो पहुंचा भाई, वहां तक तो पहुंच, जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में इतना गंदा देगा कैलकुलेशन करने के लिए, उसके आसपास आंसर टिक मार सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा फास्ट कर सकते हो, बट अगर कैलकुलेशन में पास पास आ रहा है तो करना पड़ेगा। ये देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता दो, अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बेटा इसमें कितना बताओगे, जल्दी बताओ, 20% नाइट्रोजन है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना होगा सर, ये कितना होगा सर, यहां पर देखेंगे परसेंटेज का, अब मैं यूनिटरी मेथड, अभी भाई मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं परसेंटेज का जरूरत है नहीं सर, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। सेम मास परसेंट ऑफ कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट है, क्या आप सबको कैलकुलेट करने जाओगे, सेम मास परसेंटेज अगर कार्बन का पूछेगा तो किसके अंदर प्रेजेंट है, कल मैंने बताया था मास परसेंटेज, सर याद करिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ही आया था, बिकॉज मास परसेंटेज इक्वल था, मास परसेंटेज इक्वल था, बताओगे इसका आंसर क्या होगा, सेम मास परसेंटेज। क्वेश्चन के पीडीएफ में आंसर भी लिख दिया करो बेटा, मैं बोल तो रहा हूं कुछ दिनों बाद आएगा कि सर सॉल्यूशन भी अलग से लिख के, पहले आप ब्लैंक पीडीएफ देना, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन भी टाइप करके दे देना बाबू, इन्हीं सब चीजों के लिए बार बार मैं बोलता हूं, एक तो मैं ब्लैंक पीडीएफ दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम 4 बार नोट्स खोल के देख नहीं पा रहे हैं कि कौन सा सही आंसर है कौन सा गलत आंसर है, तो मैं लगता है कि फिर वो कंबाइंड पीडीएफ का कोई फायदा भी नहीं आपको, ठीक है। आप चाह रहे हो कि बस क्वेश्चन दिखे साथ में आंसर दिख जाए, मैं मेहनत ना करूं, हाँ मैं आंसर टिक मार के हाँ हाँ डी होता है, चलो इसका आंसर हाँ ये है आंसर, हाँ ठीक है डी होता है, बेटा वही गड़बड़ होता है। सर यहां पर देख लो सेम मास परसेंटेज कब आता है, जब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, जब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला देखोगे, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा सर C1H2O1 हो जाता है, यहां पर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा सिमिलर रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया 11 का कोई कॉमन नहीं होता है। इसको देखोगे तो इसमें C2 है, H4 है, O2 है, सर यहां पर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे C1H2O1, अगेन
क्या लिख दिया है जी, 22O11 है सर, इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इनमें नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहां पर देखोगे तो भैया इसका फॉर्मूला C2H4O2 है सर, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करेंगे C1H2O1। इसका देखोगे C2H6O है सर, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सिमिलर हो जाएगा, कोई भी ऑलरेडी 1 है तो 1 का छोटा नहीं ले सकते। यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आता है, जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आता है, उसका मास परसेंटेज क्या रहेगा, मास कंपोजिशन क्या रहता है, मास कंपोजिशन सेम रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच करेगा, हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन से निकल जाएगा। कल क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, पक्का हो जाएगा। डन। तो भैया देख लो CH3। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा कल हम लोगों ने बात करी थी, यहां तक शायद कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आज थे भैया। आई होप सो आज का केबीडी आपके लिए अच्छा रहा होगा। चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। डीपीपी सॉल्यूशन 15 मिनट का दे दिया कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं। चलो मैं सब कुछ मैं ही कर दूंगा, काहे का टेंशन ले रहा हो, फिर बाद में बोलेगा कि सर सब आप ही कर दिए, हम लोग तो दिमाग ही नहीं लगाए। हाँ, जैसे ही बोल तो रहा हूँ कि नोट्स में मान लो डीप कंबाइंड क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस करेगा बैठ के आज शाम को, कि हाँ भाई चलो बैठ के प्रैक्टिस कर लिया। अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन सोच रहा हूँ, इसलिए कि भैया मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं आराम से निश्चिंत होके कि यार काहे का, वो नेटफ्लिक्स टाइप देख रहे हैं, बस हमें देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। हाँ ठीक ही चल रहा है क्वेश्चन में, हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन में, अच्छा हाँ ये दिमाग लगा लूंगा। बेटा जब बैठोगे ना क्वेश्चन करने, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है कि अच्छा इंपेरिकल फॉर्मूला, अब जो प्रैक्टिस करेगा उसको पता है कि 11 का कॉमन नहीं निकाल सकता, ऑलरेडी ऑक्सीजन 1 है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा 1 से छोटा कोई अमाउंट नहीं हो सकता। तो भैया इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड में, इस क्वेश्चन में सेम रहेगा। अब कोई बोले सर CO2 का इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, बेटा 1 है जिसके एटम्स ऑलरेडी एटॉमिसिटी 1 है, उसका उससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं निकाल पाओगे। तो कोशिश करिएगा, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए हम लोग कल बात कर रहे थे इंपेरिकल फॉर्मूला की। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सर हमने ये सारी चीजें कल हमने लिख ली थी, लेकिन बस अभी रिमाइंडर के लिए बता रहा हूं कि भैया ऐसा होता था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ये बात मैं सिंपल सा, अगर आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो कंप्लीट, यहां पर क्या होता है, कंप्लीट या एग्जैक्ट नंबर ऑफ atoms of element in a compound। यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स का एग्जैक्ट नंबर लिखा जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिलेट करने के लिए बेटा कल हमने लिखा था n इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, n इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये बात हमें सिंपल सी बता दी गई थी। डन, यही था। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसको क्या लिखेंगे, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ऐसे करके हमने पढ़ रखा है, यही हो गया था। ये सब बातें हमने कल ही की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हमें बस एक सिंपल सी चीज सीखनी है, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। बेटा अभी जो हमें सीखना है एक सिंपल सी लॉजिक, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान सुनना अपने पास। सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। गुड बेटा, अगर मतलब कोई दिक्कत नहीं, किसी को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने वाले भाई, मैं समझ रहा हूं, मैंने बोला है आपको अगले हफ्ते से एक वीडियो आना शुरू हो जाएगा। मैंने एक सीरीज का नाम भी बता दिया है, मोटी किताब सीरीज, वो आती रहेगी आपके पास, उससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। नीट के PYQs कल परसों मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, उसके बाद आप करते रहें। कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला की बात कर, इंपेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज होती है। बेटा आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, अब स्कूल वाला कोई है तो भैया उसको थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस लंबा बोर्ड बनाना पड़ेगा, लंबा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। हम लोग क्योंकि अब
सीधा सीधा नीट ही देना है तो भैया हमें सिर्फ 3 ही कॉलम बनाने हैं, हमें सिर्फ 3 ही कॉलम बनाने। एलिमेंट लिख दिया, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सर कोई भी एलिमेंट दिया हो, आपको कुछ नहीं करना। ये देखो सर, परसेंटेज दिया हो या फिर मास दिया हो या फिर फ्रैक्शन दिया हो, कुछ भी दिया है एलिमेंट का, उसको किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। उसको किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। एलिमेंट्स हैं उसका भैया परसेंटेज दिया हो, चाहे मास दिया हो, चाहे फ्रैक्शन दिया हो, उसको किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से। जो भी है, अगर मान लो x है तो x/12, ये y है तो y/1। एटॉमिक मास से डिवाइड करना सर, एटॉमिक मास से डिवाइड करना सर, ये कितना हो जाएगा? देख लो, आपको एग्जाम हॉल में करना क्या है, सुनना। एग्जाम हॉल में जो भी एलिमेंट दिए हैं उसका क्या करो सर, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। हो सकता है एग्जाम में परसेंटेज दिया हो, मास दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो बेटा उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, उसको आप इससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब यहां पर पहला काम एग्जाम में, इतना सुंदर चार्ट बनाने की जरूरत है नहीं, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप सीधा ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। यहां पर सबसे सिंपलेस्ट, सबसे यहां पर इनमें से सर सबसे क्या बोलते हैं, सबसे लोएस्ट नंबर चूज करो और उसको फिर सबसे डिवाइड कर दो। जो भी वैल्यू आ रही है उसको फिर यहां पर देख लो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम लोग लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भैया देख लीजिएगा, ये जो लोएस्ट नंबर होता है सर, यहां पर इससे क्या करेंगे सर, जो भी नंबर आ रहा है, मान लो पी आ रहा है तो उसको लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। यहां क्यू आ रहा है तो आप इसको लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। बस यहां पर क्या करना है, लोएस्ट नंबर चूज करो और उससे सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो टू ऑब्टेन होल नंबर। सिंपल सा तरीका, सिंपल एंड सादा सा तरीका है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा इतना ही सिंपल तरीके से निकल जाता है, कुछ नहीं करना। जो भी एलिमेंट्स दिए हैं, जो भी एलिमेंट्स दिए हैं, ध्यान सुनना, अपने पास जो भी एलिमेंट्स दिए हैं, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी दिया है, आप भैया उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, उसके लोएस्ट नंबर को चूज करो, फिर उससे सबको डिवाइड कर दो, आपको होल नंबर मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला उससे सेलेक्ट कर सकते हो। बस सिंपल सी चीज है एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन भैया सिंपल सा, कुछ नहीं करना। ध्यान सुनना, क्या करना है, कोई एलिमेंट दिया है, अब मैंने इतना सुंदर चार्ट बनाया, मैं तुमसे एग्जाम हॉल में ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। परसेंटेज, मास या फ्रैक्शन कुछ भी दिया है, खटाखट किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से, और वहां पर भैया जो छोटा नंबर होगा उससे फिर अगले स्टेप में सबको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डन। हिंदी समझ में नहीं आ रहा है भैया, कैसा है, इंग्लिश में तो लिखे लोएस्ट नंबर चूज करो भाई। अबे क्या इतना हिंदी आना चाहिए भाई, ऐसा कैसे, मतलब हाँ, नीट के एग्जाम में कहीं पता चला, हाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि हिंदी किस सब्जेक्ट का, हाँ हिंदी किस सब्जेक्ट में आता है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फ्रस्ट्रेट पड़े हैं कि हिंदी कहां। हाँ अबे भाई इंग्लिश लिखूं क्या, पढ़ लेगा यार। अब तो फिर मुझे उस टाइम इमोशनल होकर लिख दिया मैंने, अब मुझे डिवाइड कर दो भाई, दो दो दो, ठीक है, टू ऑब्टेन। अब क्वेश्चन देखना बेटा, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल सा, 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप 2 लाइन का क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, लिख लो नोट्स में अपने, लिखो, तुम्हें बताता हूं कैसे अटेंड करना है। नोट्स में लिख लो भैया, इसको लिख लो जल्दी। भाई इंडिया के कहीं से भी हो गया तो इतनी हिंदी आती है यार, जबरदस्ती फालतू का, इतनी हिंदी आ जाती है। जब मेरी बात सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो इतनी हिंदी तो आएगी। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 50% x है, 50% y है। अब यहां पर देखो, तुमको एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए भैया ज्यादा दिमाग नहीं, देखो ये देखो x लिखा, अब y लिखा, सुंदर चार्ट बनाने पे मत जाना,
50% है, उसका एटॉमिक मास कितना दिया है बाबू 10। सर क्वेश्चन साथ में लिख लो, ये देख लो, इसका 20, सर ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2.5। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है भैया, ऐसे तो तुमको रेशियो दिख रहा होगा कि भैया रेशियो कितना दिख रहा है, सर ये रेशियो दिख रहा है अपने को 1। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब चार्ट ऐसे बना के सुंदर राइटिंग में लिखो, उससे बेटर है सीधा सीधा दिख रहा है, x कितना होगा 2, y कितना होगा 1, ये देख लो। सर हो पाएगा? डन। x2y1 हो जाएगा, x2y1 आ जाएगा 5/5, और ये कितना हो गया 2.5/2.5, 1 आ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, जिसको लगता है मुझे यहीं पर दिखना चालू हो जाता है, कुछ लोगों को देखो यहीं पर दिख जाता है कि इसका 1 लेंगे ये 2 होगा, कुछ लोगों को डिवाइड करके लिखना है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भैया परसेंटेज दिया था, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास किया, काम खत्म। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, प्लीज बेटा क्वेश्चन नोटबुक में लिखते चलना, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूं मैं। भैया ये क्वेश्चन देखिए अपने पास, देखिएगा, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, कार्बन दिया, लिख लो, पहले 2 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, साथ साथ में लिख सकते, साथ साथ में लिख लो, फिर अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे? यहां फ्रैक्शन दिया है और प्लस इंपेरिकल फॉर्मूला के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ रहा है। ओह माय गॉड, देख रहे हैं जी? सर ये देख लो, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते। सर 9/12 कर दू, सर 3/4, ये 0.75 होगा। सर यही सब चीज तो पसंद नहीं आता, इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे होता है? सर हो जाता है, देखोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। 3.4/14, 1/4 होता है 0.25। सर सबका रेशियो निकाल दिया। अब यहां सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करो, सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कर लो और भैया चालू हो जाओ, सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करके चालू हो जाओ। सर ये कितना होगा? अब मैं इतना लिख रहा हूं, तुमको एग्जाम हॉल में भैया अगर कॉन्फिडेंस है तो भैया इसको सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये कैलकुलेशन मैं लिख लिख के कर रहा हूं क्योंकि भैया हमको वोट भी चाहिए। अदरवाइज इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा आपको निकल चुका है, C3H4N1 होगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपका आएगा, C3H4N1 होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला पहला क्वेश्चन सेलेक्ट था, पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो क्वेश्चन की बदमाशी, बोल रहा है कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब मॉलिक्यूलर मास इतना हो। बेटा पहली बात, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हो। सर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास अगर आप निकाल गए 36 + 4 + 14, 54। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास 108, एन की वैल्यू क्या आएगी 108/54, 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा निकालने जाओगे सर 2 × C6H8N2 आ जाएगा, C6H8N2 आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर देखो परसेंटेज नहीं दिया, पहले वाले में परसेंटेज दिया, यहां पर क्या दिया? इसलिए बोल रहा हूं ये क्वेश्चंस लिखते चलना, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको डीपीपी जब अटेम्प्ट करने जाओ या किसी भी टेस्ट में जाओ तो इसके क्वेश्चन गलत ना हो। परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, ये वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि भैया फ्रैक्शन दिया है कोई दिक्कत नहीं, रेशियो दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। मास दिया है, अब कुछ लोग बोलेंगे मास दिया है सर, 2 लाइन का ऑप्शन मत लिखो बेटा, आप 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब सोचो यहां पर अलग तीसरी वैरायटी दे दी, परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन दिया था, प्योर मास दे दिया। अब देख रहे नाइट्रोजन का मास दिया है, क्वेश्चन 2 लाइन का लिख, ऑप्शन मत लिखो बैठ के, भैया 2-2 लाइन के क्वेश्चन है ये सब, इसलिए नोट्स में होने चाहिए कि पता हो कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है मुझे। सर नाइट्रोजन है, इधर क्या है ऑक्सीजन है। अब यहां पर एक चीज सिखाना चाह रहा हूं तुम्हें, ये 16 एटॉमिक मास से डिवाइड करना है 2.34। अब सर जानते हैं सर कितना आएगा, करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? सर मास दिया है तो कैसे कैलकुलेट करें? 14 से डिवाइड करो भाई इसको, 0 पॉइंट, अब सर 14 1 जा कितना हो गया 1, तो सर कितना आएगा? सर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है सर? यहां पर कितना आएगा? इसको डिवाइड करेगा 2 पॉइंट। भाई डिवीजन में भी दिक्कत आ रही है क्या सर? ये 33 पॉइंट देख लो, इसको कितना करेंगे? 0 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट, ये कितना हो गया 3। इसको देख 12 16 3 48, 5 हो गया सर। हाँ 48, 5 आ गया तो 54, 54 तो भैया फिर से 3। इसको डिवाइड करेगा तो 14, ये 14 वन जा 14 हो गया, 9 हो गया, 9 94, 94 मतलब कितना हो गया? 14 6 जा 1.6। सर अब इसकी वैल्यू सर यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने जाओगे 0.16, 0.16, यहां थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देना। अब सर कोई बोले कि इधर कैसे? अरे भैया राउंड ऑफ करना सिखाया गया था, इन्हीं सब दिनों के लिए राउंड ऑफ सिखाया गया था। नाइट्रोजन का एटम 1 होगा, ऑक्सीजन का एटम 2 होगा। नाइट्रोजन का एटम 1 होगा, ऑक्सीजन का एटम 2 होगा, निकाल लेगा। 0.16 मैं इसी पे कर लूंगा, मुझे बहुत आगे कैलकुलेशन जाना ही नहीं है, क्योंकि भैया राउंड अप करना इसी के दिन के लिए सिखाया गया था। तो देख लो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, फ्रैक्शन में वाले क्वेश्चन, ये भैया परसेंटेज वाले, ये अपने पास मास वाले। अब भैया देखोगे तो एक नया वेराइटी दिखाता हूं। एक नया वेराइटी क्या है? एक नया वेराइटी क्या है? पक्का करोगे? एक नई वेराइटी करोगे पक्का, जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है लेकिन मजेदार चीज भी ऐड कर दी गई है। चलो आओ एक क्वेश्चन देखो, पहले तुम लोग ट्राई करना चाहो तुम लोग ट्राई कर लो। जो लोग स्पीड में लिख सकते हैं आप लिख भी सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बाद ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, क्या दिया गया है और क्या मिसिंग है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है तो इंपेरिकल फॉर्मूला का आपको वो पता चल जाएगा सर। इंपेरिकल फॉर्मूला का आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप निकाल सकते हो कितना होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा सर? ये देख लो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा। तो सर यहां पर कितना हो गया? 12 + 2 + 16 30 होगा। अब बोल रहा है कि सर 0.0835 moles of the compound contains 1 gram of hydrogen। 0.0835 moles of कंपाउंड। अब भैया यहीं से फॉर्मूला निकल सकता है, हैज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा एक मोल से कितना आएगा? एक मोल अगर उस कंपाउंड का लोगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड अगर लोगे तो भैया उसके पास 1/0.0835। सर इसकी वैल्यू 12 के आसपास पहुंच जाती है। इसकी वैल्यू बेटा आप कैलकुलेट करोगे 1/0.0825 तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। मतलब एक मोल के पास 12 ग्राम हाइड्रोजन होगा। एक मोल कंपाउंड के पास 12 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ये देख लो बेटा किसके पास, एक मोल के पास किसके पास 12 ग्राम हाइड्रोजन है? सर ये है क्वेश्चन, देख रहा है? इसको देख रहा कैसे ट्विस्ट कर दिया। अब यहां पर मोल का कॉन्सेप्ट साथ में इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई पूछे इसका क्या फायदा? बेटा इससे बस ये चेक कर पाओगे कि तुम सही फॉर्मूला सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है आपको सीधा सीधा ये दिया जा रहा है कि भैया आप इसी का मल्टीपल लोगे, सारे के सारे इसी के मल्टीपल हैं। अच्छी बात भी है, लेकिन भैया ध्यान रखिएगा आपने कैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, किस तरह से। 0.0835 मोल ऑफ कंपाउंड हैज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ कंपाउंड 1/0.083। निकाल पाओगे? अब ऐसा क्वेश्चन बेटा, अब इसी को तुम लोग क्या बोलते हो? डिफिकल्ट हो गया भाई। डीपीपी अटेम्प्ट करना, ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे, प्लीज उसमें बिना किसी हिंट के ना अटेम्प्ट करना खुद से। ठीक है कि भैया एक मोल के अंदर 12, अब वो कंपाउंड मुझे नहीं पता था लेकिन उसमें पता है एक मोल के अंदर 12 ग्राम हाइड्रोजन होगा, मतलब एटम कितना होगा? 12। सर निकाल दीजिए। सर अब ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा ना बाबू, कि इसमें डाउट है। अब इसको देख ले, इसको देख। अब ये क्वेश्चन तो कर लोगे कैसे सर? अब इसको तो कर लेगा भाई। 24/12 हाइड्रोजन, 4/1 ऑक्सीजन, 32/16। सर यहां पर देखो मैं तुमको एक ही गलती बता रहा हूं, यहां पर मैं तुमसे बस ये जानता है इसमें कोई, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती है। बस कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग, उनको क्या लगता है इतनी बार ऑक्सीजन का मास ले लेते हैं ना वो लोग कि भैया इसको भी 32 लिख देते हैं।
फिर बोलते हैं क्वेश्चन ही गलत हो गया। बेटा क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, फिर बोलेंगे कि सर क्वेश्चन गलत हो गया। उनके लिए भैया ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के साथ ये गलती है, कुछ लोग हाइड्रोजन का मास 2 ले लेते और फटाफट आंसर भैया 2, ये देख लो ऐसा आंसर निकाल देंगे। भाई ऐसा गलती नहीं करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा, आप एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास से नहीं भाई साहब, एटॉमिक मास से। अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है अभी टेस्ट वेस्ट होगा, सब जगह पता चलेगा आपको। भैया देख लीजिएगा सर, रेशियो कितना होगा 1, यहां 2 और यहां पर कितना होगा 1, CH2 1। ये रहा, मैं तुमको गलती बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब ये देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बेटा, ये सारे के सारे अलग अलग टाइप इसीलिए कराए जा रहे हैं कि इसके बाहर आपको इससे अलग टाइप का इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ऑक्साइड ऑफ मेटल, आदमी का देखना डर कैसे होता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई साहब परसेंटेज सही से नहीं देता है यार। हाँ मास्टर कैसे पढ़ाया था ये सब तो याद ही नहीं आ रहा। ऐसे कैसे सर, यहां पर मेटल और ऑक्सीजन, मेटल का परसेंटेज 60% है, ऑक्सीजन का 40% है। कैसे पता चला भाई, तुमको खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, तो बचा हुआ 60% क्या होगा सर, 60% क्या होगा, मेटल होगा। सर अब इसको देख लो सर, ये 10 बाई कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2.5, सर ये कितना हो गया 16 मेटल का, सर ये 16, इसको भी करोगे 10 बाई क्या हो जाएगा 4, 2.5। सर दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, क्या निकल के आएगा। लेकिन अब तुमको एग्जाम में कोई आके बताएगा नहीं कि ऑक्सीजन का परसेंट है, वो लिखेगा ऐसा ही ऑक्साइड ऑफ मेटल है, कोई मेटल ऑक्साइड है मुझे नहीं पता, बस उसने बोला कि उसमें 40% ऑक्सीजन का मास है, तो भैया 60% क्या होगा, 60% मेटल होगा। भैया इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दो। सर अच्छा हाँ, कुछ तो ऐसे है ना, कम्युनिटी में देख रहा हूं तो बोलता है सर, बड़ा मासूमियत से कल मैं देख रहा था, कहीं किसने लिखा था कि सर हमको ना मतलब सॉल्यूशन देखते हैं तो लगता है कि यार अपने बस का था, लेकिन जब खुद पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। बेटा वो दिक्कत तभी खत्म होगी जब आप बार बार हाथ चलाएंगे, खाली देखेंगे दूर से ना तो सॉल्यूशन देख के, मैं खुद बोल रहा, कभी कभी मैं खुद को मुझे लगता है कि मुझे विराट कोहली से ज्यादा क्रिकेट आता है, मैं खुद बोल रहा हूं। अलग बात है कि मैं खेलने चला जाऊं, मेरे से खुद से दौड़ा नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं देख रहा होता हूं तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह मारना चाहिए, इसको इस तरह से खेलना चाहिए। समझ रहे हो, गाना गाना आता नहीं है, लेकिन दूसरे को गाने देखता हूं ना तो मुझे लगता है नहीं यहां पर ना थोड़ा सा इसे गा देता तो मजा आता। होता है आदमी बेटा, जब दूर से देखते तो सब कुछ सिंपल लगता है, लेकिन जब खुद हाथ चलाओगे तो पता चलेगा कि अरे भैया ये तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भैया ये क्वेश्चन पहले तुम लोग लिखो, इसमें ना एक चीज समझानी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर इंपेरिकल फॉर्मूला का आता है तो मैं आपको मंडे को एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता चलेगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है जो स्टोइकोमेट्री और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों को कनेक्ट करता है। ये देख, ये क्वेश्चन देख सर, यहां पर ना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, अबे CO2 और H2 होगा यार, CO2 और H2 एक सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें क्या हो रहा है कि भैया CO2 और H2O मिल रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में भी, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में भी, अरे सच मैं खुद बोल रहा हूं, अभी फीफा वर्ल्ड कप देख रहा हूं तो मुझे खुद को लगता है कि मैं ऐसा भाई साहब ऐसा दौड़ के ऐसा मार देता, इस टाइम पे ऐसे मार देता, यहां हेडर मार देता, यहां ऐसे मार देता। अलग बात है जब फुटबॉल मिलता है तो आदमी खुद ही उलट जा रहा होता है, फुटबॉल बन जाता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन हैंड रिटन किया करो, क्यों लिखना है, लिख के लाऊंगा तो उससे क्या ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। बेटा इससे क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। 44 ग्राम सैंपल है, ध्यान सुनना अपने पास। सर इसके अंदर ध्यान सुनिएगा, सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर हो सके तो साथ में कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए प्लीज बेटा, ये ऑर्गेनिक में भी आता है यहां पर भी आता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। जिन लोगों को याद हो 44 ग्राम CO2, सर 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम क्या था, कार्बन था, तो 1 ग्राम में कितना होगा 12/44। और अगर आप ध्यान से देखें तो भैया 88 ग्राम में सर ये कितना आ जाएगा,
कार्बन का मास आ गया, कार्बन का मास बेटा आपका 24 ग्राम आ गया, 24 ग्राम कार्बन है। सर आप सिमिलरली 36 ग्राम 18 ग्राम H2O में, सर कल ही बताया ना शायद, ये सेम ही चीज बताइए कल शायद। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम में 2/18, 36 ग्राम में हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 9 से 4 ग्राम हाइड्रोजन। भैया देख लो, एक सिंपल सी चीज देखना अपने पास। सर यहां पर एक सिंपल चीज देखिएगा, आपके पास कितना बड़ा सैंपल था? टोटल, सुनना सुनना सुनना। अब कुछ लोग होंगे कि सर ऑक्सीजन तो बोला नहीं, कैसे कर लें? अरे भैया खुद से सोचो, 44 ग्राम सैंपल था, 44 ग्राम का सैंपल है, उसमें 24 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बेटा बचा हुआ 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। कैसे? ऑप्शन में ऑक्सीजन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जाम में इसको कैंसिल आउट करो। बेटा जब भी CO2 दिया हो, हाइड्रोजन दिया हो, बेटा ये सब चीजें कैलकुलेट करके अब आप जाके इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। कार्बन का कितना है? 24/12 पर 1 आ गया, 2 आ गया, 24/12। हाइड्रोजन का कितना है? 4/1, 4 आ गया। ऑक्सीजन का कितना है? 16/16। सर ये कितना आ गया? 1। सर रेशियो, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H4O1, C2H4O1। सर देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डन। आप अपने हिसाब से ये CO2 वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा बाबू, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी। CO2 वाला कॉन्सेप्ट कि CO2 से आप कार्बन का मास निकाल सकते हैं, H2O से हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हैं, बाकी बचा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन निकाल दो। कोई बोले सर नाइट्रोजन भी तो हो सकता था। बेटा हो सकता था, अगर सैंपल में ये ऑप्शन में नाइट्रोजन देता तो मैं नाइट्रोजन कंसिडर करता, बट यहां पर ऑक्सीजन का ऑप्शन दिया है, इसीलिए मैं ऑक्सीजन कंसिडर कर रहा हूं। डन हो जाएगा। आप कैसे कर रहे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अबे भाई बोल रहा है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेटा कल ही बताया था, अगर यहां 1 है तो इससे छोटा रेशियो नहीं हो सकता, तो बेटा यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये देख लो, C4H8O2। क्या ये मैच कर रहा है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? C6H12O3। क्या ये है? सर ये मैच कर सकता है, ये मैच कर सकता है, ये मैच कर सकता है। आई थिंक कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो मेरा यही ऑप्शन मेरा मैच करेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया। डन। यस यस यस, 36 ग्राम वाटर दिया है, तो 36 ग्राम में 4 ग्राम ऑक्सीजन। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसको सीधा सीधा दिख रहा है कि 44 ग्राम में 12 ग्राम है, तो 88 में 24 होगा। नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने यूनिटरी मेथड से किया, इसीलिए मैंने यूनिटरी मेथड से कर दिया। बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसा अभी ये देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन कैसा है? इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी। देखो दो कॉन्सेप्ट मर्ज कैसे होते हैं। बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी हुई है। सर क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला का मास? कर पाओगे सर? ये सोच पाओगे? दो चीजों को रिलेट कर पाओगे कि नहीं? सर क्या बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी लिख सकता हूं। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी लिख सकता हूं। एन की वैल्यू क्या हो गई? सर एन की वैल्यू 3 हो गई। क्या आएगा? सर ऐसा आंसर निकाला जा सकता है। सर जानते हैं सर, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता है ना सर, दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है। अलग अलग से थॉट्स आते हैं सर, अलग अलग से। यही क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन डीपी में डायरेक्ट दे देता तो बोलता डीपीपी टफ हो गया, मास्टर ने तो पढ़ाया बड़ा आसान सा था, पूछते टाइम ऐसा ऐसा पूछता है। हाँ फिर बोलेगा तुम बताओ तुम्हारा कैसा। देख लो बाबू, ये देखो ये क्वेश्चन। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा, अब की बार क्या दिया है? सर अब तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। एटम दिया है, ओ माय गॉड, एटम दिया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। कैसे? सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है।
ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला सर ने ऐसा बताया ही नहीं। बाबू ऐसा क्वेश्चन दिखे एकदम लपू सा क्वेश्चन है, ये देखो क्रोमियम का एटम बेटा अगर इसको तुम एक्स लोगे तो ऑक्सीजन का एटम कितना दिख रहा है, डबल दिख रहा है, मतलब रेशियो खुद ही दिख रहा है कि 1:2 का रेशियो है। सर ये क्वेश्चन करने के लिए शायद आपको कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा दिख रहा है, मुझे तो अपनी आंखों से ये x2x भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आपको दिख रहा है कि क्रोमियम का एटम अगर एक है तो इसका डबल है। सर देख लो कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। अब कोई बोलेगा सर ये क्यों नहीं हो सकता, बेटा इंपेरिकल, क्या बोल रहा है, इंपेरिकल। कोई हो सकता है बोले सर ये भी तो हो सकता है, नहीं होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला, पक्का कर लेगा ये सब, श्योर है ऐसा बड़ा बड़ा बात कर पाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला के जितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते वो सब तेरे पास मैंने करा दिए हैं बेटा। अब इससे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ट्राई कीजिएगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप दोबारा तिबारा प्रैक्टिस करके डीपीपी के अंदर जाइएगा, डीपीपी में ऐसे क्वेश्चंस या फिर एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस, अब मुझे भी याद नहीं मैंने कल क्या दिया है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पक्का हो जाएगा। चलिए सर शुरू करें। हाँ एक चीज और बतानी है, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म या फिर बोल देते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, या फिर देख लेना आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर भैया दो टाइप के दो लोग हैं, देखना ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं जिंक कार्बोनेट है और जिंक कार्बोनेट इज आइसोमॉर्फस विद, ध्यान सुनना, जिंक कार्बोनेट इज आइसोमॉर्फस विद, बेटा साथ साथ में लिख लेना, जिंक कार्बोनेट इज आइसोमॉर्फस विद, ध्यान सुनना अपने पास, जिंक कार्बोनेट इज आइसोमॉर्फस विद मैग्नीशियम, तो बेटा पता है क्या होगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, जहां पर जिंक है ना वहां पर आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। जहां पर भी लिख दिया मैंने आइसोमॉर्फस, समझ जाना कि भैया वहां पर इस मेटल को ये मेटल रिप्लेस कर सकता है। सर आराम आराम से भैया मेटल मेटल रिप्लेस कर रहा होता है, ठीक है, डन हो जाएगा। ये देख लो सर आइसोमॉर्फस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंज कर दो, जिंक आइसोमॉर्फस है अगर मैग्नीशियम से तो बेटा वहां पर जिंक के बदले क्या आ सकता है, मैग्नीशियम। मतलब आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है कि आप जहां पर जो मेटल है उसके बदले दूसरा मेटल एग्जैक्टली वैसे ही आके पोजीशन पे फिक्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो ये दिया है ये होता है ना कॉपर सल्फेट, ये देखो सर आप फॉर्मूला लिखना सीख जाते हो कि भैया एक एम मेटल से, मुझे नहीं पता एम कौन है, तो सर आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है कि आप इस फॉर्मूले में कॉपर को क्या कर सकते हो, रिप्लेस करके अपना फॉर्मूला एग्जैक्ट आपका कंपाउंड भी आपका मेटल भी यही फॉर्मूला बनाएगा। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि बस आप यहां पर कॉपर के बदले क्या रिप्लेस कर दो, एम। आइसोमॉर्फस जब भी है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कुछ नहीं। आइसोमॉर्फिज्म का क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। आइसोमॉर्फिज्म का क्या फायदा होता है अभी आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, उससे पता चल जाएगा। एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट कर दो, बस सीधी सी बात ये, इसको उठाओ कॉपर को रिप्लेस कर दो, इसको उठाओ जिंक को रिप्लेस कर दो, हो गया। कोई भी हो, अब इससे क्या होगा आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको यह पता चल जाएगा मेटल पे कितना चार्ज होता है +2, ये पता चल जाएगा ना, कॉपर पे +2 होता है तो मेटल पे भी क्या होगा +2, जिंक पे +2 है तो मैग्नीशियम पे भी कितना होगा +2, डन। कंपाउंड ऑब्वियस से अलग अलग होंगे भाई, बस तुमको फॉर्मूला सिमिलर हो जाएगा। फॉर्मूला सिमिलर होने से क्या होता है मैं आपको भी अगले क्वेश्चन में दिखाता हूं, प्लीज अपना नोटबुक में ये लिख लीजिएगा। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर आप सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा रहे हैं तो आप उसको आइसोमॉर्फस बोलेंगे। अब कोई बोले सर ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, और कोई बोले सर सोडियम कार्बोनेट है, तो पहले तीनों क्या करेंगे आइसोमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला, बट ये नहीं होगा आइसोमॉर्फिज्म, ये नहीं दिखाएगा। डन हो जाएगा। तो भैया ये देख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ऐसे कैसे हो सकता है। अब ये देख तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भाई अगर साथ में लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा।
दो लाइन का क्वेश्चन है, देखिए कितना प्यारा सा आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि मेटल का कोई कार्बोनेट है जो आइसोमॉर्फस है किसके साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। मतलब आपको फॉर्मूला देने का तरीका चेंज कर दिया गया है, फॉर्मूला देने का तरीका चेंज कर दिया गया है। ध्यान सुनना अपने पास, फॉर्मूला देने का तरीका क्या कर दिया गया, चेंज। मैं डायरेक्ट मेटल कार्बोनेट नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कार्बोनेट ऑफ मेटल है जो आइसोमॉर्फस है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। इसमें 6.091% कार्बन है। पहले ये बताओ इसका मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा। इसका मोलर मास मेटल का नहीं पता, कार्बन का और ऑक्सीजन का तो पता है। सर इसका मोलर मास निकाल सकते हो M+60, क्या इसका मोलर मास बता सकते हो M+60, लिख सकते हो सर। अरे लिख ले भाई, दो लाइन का क्वेश्चन है, लिख ले। ऑप्शन मत लिखा कर ऑब्जेक्टिव का, तुम ऑप्शन मत लिखा करो भाई, ऑप्शन नहीं लिखना है। तुम ये देख लो, जिनको लगता है नोट्स में लिखना है देख लो, मोलर मास लिख लिया। अब मुझे इतना पता है, कार्बन का परसेंटेज निकालने जाऊंगा तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 6.091। सर ये देख लो, कार्बन का परसेंटेज यहां पर कितना निकालूंगा, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास 6.091, यही होगा। सर अब राउंड ऑफ करने की बात है, राउंड ऑफ कर सकते हैं तो राउंड ऑफ कर दीजिए। उसको 6 ले लूं, इसको 6 ले लूं तो 6 से ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स M+60 जो होगी सर उसकी वैल्यू कितनी हो गई 200। M की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 में से 60 कम कर दो 140 के आसपास, 140 के आसपास मैंने राउंड ऑफ किया है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 137। सर कैसे किया, देखो इसको 6 ले लिया, राउंड ऑफ कर लेता हूं, 6 ले लिया, ये 200 हो गया M+60, सर 140 के आसपास मेरा आंसर आएगा, वो आंसर सेलेक्ट कर लूंगा। तो आइसोमॉर्फस कभी बोले तो आइसोमॉर्फस ये ध्यान रखना, आइसोमॉर्फस जब बोल रहा है तो बस फॉर्मूला देने का स्टाइल क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। फॉर्मूला देने का स्टाइल बस चेंज किया गया, बाकी परसेंटेज कॉन्सेप्ट वही रहता है, कोई टेंशन नहीं होती। कार्बन का मास कितना है 12, टोटल M+60, M+60 इंटू 100 6.091 निकाल सकते हो जाएगा। 140 बेटा राउंड ऑफ में आ रहा है तो ऑब्वियस उसके नीचे वाला सेलेक्ट करके टिक मार सकते हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म पता चल रहा है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला देने का स्टाइल है, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला देने का स्टाइल है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी तरह से चल रहा है, शायद एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करोगे, मैं होमवर्क दे देता हूं, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। पर यहां पर क्या फॉर्मूला होगा M-सल्फेट.7H2O। यहां पर भैया देख लीजिएगा इसका मोलर मास क्या होगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास क्या होगा, मेटल का मास नहीं पता, सल्फर का पता है 16 इंटू 4 और 18 इंटू 7। सर परसेंटेज ऑफ मेटल दिया हुआ है, कितना दिया है 9.87। सर M अपॉन ये कितना आ गया 64 प्लस 32 90, 6 प्लस 18 7 जा कितना है भाई 126। अब ये कैलकुलेट कर ले भाई, तेरे ऊपर परसेंटेज ऑफ मेटल दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेना, यहां से M का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिमिलर आइसोमॉर्फिज्म में कुछ लोगों को क्या लगता है कि भैया आइसोमॉर्फिज्म मतलब आपका फॉर्मूला स्टाइल सेम रहेगा, फॉर्मूला स्टाइल सेम रहेगा। सर फॉर्मूला स्टाइल सेम रहेगा, आपने जिंक सल्फेट के बदले क्या लिख सकते हो, एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हो, बस और कुछ नहीं, हो जाएगा, श्योर है। चलो भाई, तो अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टोइकोमेट्री। भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमॉर्फिज्म, ये दो तीन चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं किधर की तरफ सर, अब हम चलते हैं अपने सर, अब यहां से वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हमने। आइसोमॉर्फिज्म दैट मीन सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो अब भैया आते हैं स्टोइकोमेट्री पे। अब यहां से आज की क्लास के बाद दो ही टाइप के लोग होंगे, क्योंकि अब मूल कॉन्सेप्ट में स्टोइकोमेट्री आ गया, स्टोइकोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और फिर अगले हफ्ते इन दोनों को मिला दो तो अलग लेवल पे मजा आना शुरू होता है, ठीक है। तो कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा, अब यार कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करूंगा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेटल का। अब ये कैलकुलेशन में भाई क्यों टाइम वेस्ट करना है, 32 प्लस 64 प्लस 126 ये हो गया 190 हो गया, 190 प्लस 32 M प्लस 222 ऐसे निकाल लो, कैलकुलेशन करके निकालोगे तो आप ऐसे, मैं ये बता देता हूं, यहां तक बता देता हूं भाई,
ये करोगे इंटू 100 होगा 9.87 कर लेना। ठीक है, चलो आंसर बी आ रहा है शायद, हाँ आंसर बी आ रहा है, कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो बी आ जाएगा। चलो मैं बात कर रहा था स्टोइकोमेट्री की। भाई देखना प्लीज भाई, जो भी अगर मन में कोई भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन कुछ भी छूटा है, प्लीज बेटा यहां से भी टॉपिक को कम से कम कोशिश करना कि जो मैं कोशिश करने जा रहा हूं उसको साथ साथ आप लेके चलो। क्योंकि भैया ये जो टॉपिक है ना, मंडे को जब आएगा तो भाई फिर से वो ब्लास्ट होंगे कुछ लोग कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्लीज सुनना अपने पास, स्टोइकोमेट्री क्या है। अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोले, ऐसे चांसेस कम है कि भैया कोई ये पूछ देगा कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, स्टाइक्यून का मतलब एलिमेंट, मेट, हाँ मेट्री का मतलब मेजर। सर स्टोइकोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुना। स्टोइकोमेट्री चांसेस बहुत ही 0.01% है, लेकिन भाई थोड़ा सा आजकल थ्योरी के चक्कर में डर लगता है कि कहीं मीनिंग ही पूछ दिया स्टोइकोमेट्री का, तो मीनिंग पता होना चाहिए कि आप मेजरमेंट करते हैं किसका, एलिमेंट्स का। किसका, एलिमेंट्स का। सर रिएक्शन में आप मास का, समटाइम्स वॉल्यूम का, आप सबका कैलकुलेशन करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसका कितना कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना, इसी को स्टोइकोमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, स्टोइकोमेट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। स्टोइकोमेट्री है क्या, आज के बाद हम किसी भी रिएक्शन को देखेंगे, किसी भी टाइप की रिएक्शन को देखेंगे तो हम उसके बारे में बता पाएंगे कि भैया इसमें कितना प्रोडक्ट है, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये एबिलिटी डेवलप करना, ये कैलकुलेशन हम आज से कर सकते हैं। इस टॉपिक को करने के बाद अगले आधे घंटे के अंदर आपके अंदर ये सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी कि किसी भी रिएक्शन को देखेंगे तो अंदर ही अंदर आप सोच सकते हैं कि हाँ भैया ये चीजें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन ये कैलकुलेशन करोगे कैसे, ध्यान सुनना अपने पास, ये कैलकुलेशन करोगे कैसे। ये देखो, कोई भी रिएक्शन लिखी होती है ना बेटा, कोई भी रिएक्शन लिखी होती है तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्री जो आप अप्लाई करोगे, ध्यान सुनना, छोटी छोटी बातें हैं बेटा। स्टोइकोमेट्री इज अप्लाइड ऑलवेज ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्योंकि भाई ये इतनी छोटी सी बात अगले क्लास तक आते आते आप ही भूल जाते हो। मैं एक गलत रिएक्शन दूंगा, बिना बैलेंसिंग के दूंगा, आप उसके ऊपर स्टोइकोमेट्री लगा दोगे, नहीं करना है। हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही यूज करना है। स्टोइकोमेट्री जब भी लगती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ही लगती है। आप देखेंगे कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो उसके आगे सर एक नंबर, बैलेंसिंग के लिए एक नंबर यूज किया जाता है। बैलेंसिंग के लिए एक नंबर यूज किया जाता है। जहां पर कुछ नहीं था वहां पर क्या था, 1 था। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं है मतलब वहां पर 1 है। ये 2 1 2, ध्यान सुनना। लिखने का टाइम बेटा, कितना लिखने का टाइम, ये 4 लाइन लिखने में तुमको कितना टाइम लग रहा है, क्या एकदम ही मतलब प्रॉपर सुंदर, वहां ऐसा था ना कि नया स्टोइकोमेट्री एकदम नया पेज लिया, उस पे ऐसे हाँ ये बुक का सिंबल बना रहा है, फिर स्टोइकोमेट्री बना के ऐसा ऐसे गोल घूर रहा है। द वर्ड स्टोइकोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम, इतना सुंदर मत लिखो बाबू, छोटा सा लिखो, जल्दी जल्दी में जो लिख सकते हो। एकदम भाई मतलब फैल गए हैं कि ना सर सुंदर लिखेंगे सर, इतिहास लिख रहे हैं ना हम अपना। बेटा इतिहास नहीं लिख रहे, अपना फ्यूचर लिखने के लिए पढ़ाई कर रहे हो आप, इतिहास नहीं लिखना है। बहुत सुंदर नोट्स का अगले साल ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा बहुत सुंदर, ज्यादा उसके चक्कर में मत, मेरी खुद की राइटिंग खराब हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा मत लिखना है कोई कुछ सा, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख देते, अरे बेटा इतना ही लिखना होता है। अब जैसे ये 2 1 2 जो भी लगा होता है ना बेटा, ये जो नंबर्स होते हैं आज के बाद याद रखना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम। सर ये वॉल्यूम के रेशियो को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी धीरे धीरे हम यही पढ़ने वाले, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को,
रेशियो ऑफ वॉल्यूम को। ये जो भी कोई भी रिएक्शन दिया है उसके आगे 2 1 2 जो भी लगा है, ये पीछे वाला मत काउंट करना। कुछ बड़े भाई साहब लोग होते जाके बोलते सर ये वाला 2 तो काउंट ही नहीं कर रहे। बेटा ये 2 भैया एटॉमिसिटी है, ये 2 एटॉमिसिटी है, आगे जो 2 लगा है इसकी बात चल रही है। पता चला भाई पीछे वाला 2 भी काउंट कर रहे हैं, नहीं करना है। आगे जो 2 लगा है, 1 लगा है, 2 लगा है, उसको भैया हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स या फिर रेशियो ऑफ वॉल्यूम बता देता है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम बता देता है। पक्का फिर से बोलो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर रेशियो ऑफ वॉल्यूम बता देता है। वॉल्यूम का रेशियो बताता है, वॉल्यूम मत बोल देना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताता है। अब मैं तुमसे सिंपल सी कुछ बातें बोलूंगा, ध्यान सुनना। स्टोइकोमेट्री बेटा सबसे आसान सी चीज होती है, यूनिटरी मेथड लगाना होता है। यूनिटरी मेथड का भी शॉर्टकट बता दूंगा अभी जाते जाते, लेकिन पहले सिंपल सा किसी भी रिएक्शन को देखो। भाई तुम किसी और को देख के तुम्हारे मन में थॉट्स आए या ना आए, लेकिन अगर तुम रिएक्शन को देखो तो तुम्हारे मन में 3-4 लाइंस आनी चाहिए, अपने आप ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये बात तो मैं बोल ही सकता हूं। ध्यान सुनना अपने पास, अगर मैं तुमको यही रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, 2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस वाटर लिक्विड बना रहा है, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, और इस रिएक्शन को देख के अंदर ही अंदर बेटा मेरे साथ साथ लिख सकते हो। क्या ये मेरे साथ साथ लिख पाओगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, कितने लोगों को ये दिख रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है टू फॉर्म 2 molecules of H2, तो 2 molecules of H2, क्या ये लिख पाओगे? सुनना अपने पास, ये भैया देख लेना, जब भी 2 molecules of हाइड्रोजन, कैसे पता, अपने आप रिएक्शन कह रहा है, होता है ना भाई, कभी कभी मतलब इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, नॉर्मल जिंदगी में लोग कहते नहीं है कि हाँ भाई साहब ये चीज, वो रिएक्शन तुमसे कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल बना रहेगा, ये बात अपने आप कह रहा है। मैं लिख रहा हूं लेकिन बेटा ये तुम्हें अंडरस्टूड होगा कुछ देर बाद, ध्यान रखना कि ये सारी बातें रिएक्शन को देख के अपने आप ही गाने लगना। हाँ जैसे होता ना, गाना नहीं है, मतलब एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, तो वैसे ही यहां पर एक रिएक्शन को देखा तो ऐसा लगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सुना है गाना, वैसे यहां पर भाई साहब देखोगे, यहां पर देखोगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, भैया ये क्या बता रहा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, भैया यहां पर देख लीजिएगा सर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, भैया मॉलिक्यूल लिखो चाहे मोल लिखो, सर यहां पर देख लो 2 मोल्स ऑफ H2O लिखोगे। सर रिएक्शन अपने आप से तुमसे कह रहा है, तुमसे कह रहा है, सुन लो देख लो, कह रहा है एकदम, हाँ जैसे उड़ता गुलाब जैसे खिलता पवन, वैसे यहां पर देख रहा है, रिएक्शन कह रहा है कि भैया देख लो जैसे उड़ता हुआ मॉलिक्यूल, उड़ता हुआ मोल। हाँ यहां पर देखोगे तो भैया आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सर ये रिएक्शन का आप ये बता सकते हो 2 लीटर ऑफ रिएक्शन 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, सर ये रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अब कोई बोले कि सर ऑक्सीजन का काहे, वाटर का काहे नहीं लिखे, नहीं लिख पाएंगे, वाटर बेटा वॉल्यूम नहीं ले सकते, वाटर क्या है, गैस नहीं है, तो यहां पर भैया यहीं तक रोकना पड़ेगा, ये लाइन भैया यहीं पर रोकना पड़ गया, क्यों, क्योंकि वाटर इज नॉट अ गैस। सर आप इसको छोड़ो, 2 मोल का मीनिंग बता सकते हो, 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 2 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2 into 2 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सर ये भी यहीं पर रुक जा रहा है, क्यों, क्योंकि भैया वाटर जो होता है वो लिक्विड दिया हुआ है, यहीं पर सर गैसेस का वॉल्यूम लिया जाता है। कभी भी भैया जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं जोश जोश में गाना गाते गाते वॉल्यूम ले लिया किसका, सर वॉल्यूम किसका ले लिया, लिक्विड का, ऐसा मत ले लेना। और मैं कितना भी कह दूं तुम ले ही लेते हो, इसलिए मैं यहीं पर रोक दे रहा हूं भैया, यहां पर ये गैसेस हैं, गैस का वॉल्यूम लिया जाता है, सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम मत ले लेना। गेलुजाक्स लॉ इतना ज्यादा कुर्बानी दिया अपना, ठीक है, हाँ गेलुजाक्स लॉ याद है, तो भाई साहब देख रहे हो, ये देख रहा है, सर यहां पर यहीं पर रुक जाना है, गलती से भी आगे मत चले जाना।
सर एक बात बताओ, 2 मोल को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सर ये बात बताइएगा। सर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, सर यहां पर देखेंगे सर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, सर टू प्रोड्यूस कितना बन रहा है? सर देख लीजिए 36 ग्राम वाटर बन रहा है सर वॉल्यूम के टर्म में। अब इस रिएक्शन को भैया आप इन 5 लाइंस के फॉर्म में अपने आप से पढ़ सकते हैं। ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, ये जो कविता मैंने कही है, क्या ये कविता रिएक्शन को देख के आप सोच सकते हैं? एकदम सोच सकते हैं कि सर ये रिएक्शन तुमसे कहना चाह रहा है कुछ। सुनो भाई इसकी बात। हाँ क्या हो रहा है? हाँ, पानी अगर गैस लिखा होता, वाटर वेपर लिखा होता तो हम ले सकते थे बेटा, लेकिन पानी अगर लिक्विड लिखा है तो उसके केस में वॉल्यूम नहीं लेना है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया तुमको कि भैया तुम देख लो, क्या ये रिएक्शन तुमसे कुछ कह रहा है कि सर ऐसा हो रहा है 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन से। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल्स, मोल्स या फिर वॉल्यूम का रेशियो। सर उसका 2 लीटर, उसका 1 लीटर, या फिर ऐसा लिख सकते हो। अब यहां पर देखना ये मास कैसे आया। अब बेटा 1 मोल का मास हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 मोल का मास 32 होता है, 1 मोल का मास पानी का 18 होता है, 2 मोल का कैसे आया? अब ये राज बेटा राज ही रहने देते हैं। डन, छोड़ है। 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम बना रहा है। अब ये जो मैंने 4-5 लाइंस लिखी हैं, ये आपको अंदर से आनी चाहिए किसी रिएक्शन को देख के। बोल तो रहा हूं कि ये 4-5 लाइंस जो आप लिखना चाह रहे हैं, ये भैया लिखा हुआ आपको कभी भी किसी हाल में नहीं मिलेगा। ये जो 5 लाइंस लिखी गई है, रिएक्शन को देखोगे आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा। मैं तुमसे बोलूंगा, सर सुनना, मैं तुमसे बोलूंगा उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मोल में सोचो, तुम मोल में सोचोगे। मैं बोलूंगा वॉल्यूम में सोचो, वॉल्यूम में सोचोगे। मैं बोलूंगा मास में सोचो तो तुम मास में सोचोगे। एकदम मतलब जैसा बोले उसके हिसाब से, ठीक है। वॉल्यूम में क्यों रुकना है? क्योंकि बेटा ये लिक्विड है, लिक्विड है इसीलिए वॉल्यूम में रुकना है। कोई भी रिएक्शन दी हुई है, अब देखना रिएक्शन को बेसिक मैथ में हम लोग एलएचएस और आरएचएस की तरह ट्रीट कर देते हैं। मतलब तुम्हें मैथ्स में एक चीज पढ़ाई गई होगी कि सर एक्स है और वाई है। अगर x इज इक्वल्स टू वाई है, तो अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से ही, तभी ये इक्वल होगा। ऐसा कुछ पढ़ा है मैथ्स में? ऐसा कुछ पढ़ा है बेटा? बेसिक मैथ याद है? अभी चल ही रहा होगा। अभी फिजिक्स कहां चालू हुआ? फिजिक्स कहां, अभी तो केमिस्ट्री चालू हुआ है ओरिजिनल। फिजिक्स तो अभी चल रहा है हाइब्रिड। बेसिक मैथ चल रहा होगा, अभी आएगा क्या, वेक्टर आएगा, यही होगा। सर ये देखना 3x, आपको मैं बोलूं कि सर x बाई 5 कर रहा हूं तो यहां पर y बाई 5 करोगे, तभी बेसिक मैथ्स होल्ड हो पाएगा ना कि सर आपको दोनों साइड इक्वल चीज करनी है, दोनों साइड इक्वल चीज करनी है। अब मैं तुमको ये मैथ्स क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि भैया तुम जो रिएक्शन के साथ करोगे, याद रखना रिएक्शन को तुम ऐसे लिखे हो, ये देख लो सर रिएक्शन में भैया तुम देखना, अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ऐसा नहीं कि भैया खाली 2 से इधर ही मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं। क्या सर इधर मल्टीप्लाई नहीं, दोनों साइड बेटा एकदम, ये देख लो दोनों साइड आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर ऑब्वियस है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों से 2 से मल्टीप्लाई। सर रिएक्शन को भी एलएचएस आरएचएस लेके चलिएगा। अगर आपने इधर 2 किया तो इधर भी 2 होगा ही होगा, इधर 2 किया तो इधर भी 2 होगा ही होगा, पक्का 2 होगा तो इधर भी 2 होगा ही होगा। सर ये देख लीजिए एलएचएस आरएचएस कैसे बोलते हैं, ये देखना। अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, यहां पर भैया ये देख लो, अगर मैं बोलूं एक चीज देखना, यहां पर 4 ग्राम है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा इसको भी 10 से करना पड़ेगा, इसको भी 10 से करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 40 ग्राम हाइड्रोजन 40 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, भैया बताओगे सर कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस कितने ग्राम ऑफ वाटर, क्या बता पाओगे? कैसे निकालोगे? सर सीधा सा क्वेश्चन है,
अगर आप स्टोइकोमेट्री, आप रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि 4 ग्राम 32 से रिएक्ट करता है, तो 4 के बदले 40 लिखा, 10 टाइम्स किया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। सर ऐसा कैसे? बेटा रिएक्शन बेसिक मैथ की तरह, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आपने किसी एक को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये सब के सब 10 से मल्टीप्लाई होंगे। कर पाओगे? अरे हो जाएगा। किसी रिएक्शन को देख के पढ़ना सीख सकते हो कि सर ऐसा रिएक्शन हम पढ़ पाएंगे। ये देख, अगर तुमको ये रिएक्शन दिया हुआ है, तुमको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है इट इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस देख लो, N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। सर ये देख लो भाई साहब, यहां पर सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे को बहुत मजा आएगा क्योंकि कुछ लोग तड़पेंगे, इसीलिए आज बेसिक्स बना रहे हैं स्टोइकोमेट्री का। बेसिक समझ गया तो फिर जिंदगी आसान है। अब तुम खुद से सोचो, क्या मैं अब पूरा लाइन ना लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसके भैया 2 मोल बन रहे हैं। क्या ये लाइन अपने आप सोच सकता हूं? सर क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। सर यहां पर देख लो, इसका भैया 22.4 लीटर, इसका भैया 3 इंटू 22.4 लीटर, और इसका कितना बन रहा होगा? सर अब मैं अपने आप से ये सोच सकता हूं। किसी रिएक्शन को देखो तो क्या तुम ऐसा सोच पाओगे? सर यहां से यहां पर आपने क्या किया है, 22.4 से डिवाइड कर दिया है, 22.4 से डिवाइड कर दिया है। सर इसको रिएक्शन को देखो, 1 मोल 28 ग्राम, इसको देखो 6 ग्राम, ये कितना है 34 ग्राम। लिख पाओगे? अरे मास लिख पाओगे, मोल लिख पाओगे, मॉलिक्यूल लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? भैया इस रिएक्शन के बारे में क्या ये सारी बातें अपने आप से सोच सकते हो? अपने आप से सोच सकते हो कि हाँ सर मैं ये अपने आप से सोच सकता हूं कि सर हाँ होता है। लिख पाएगा? 4 लाइन 5 लाइन ये सब सोच पाएगा? आखिर सर कैसी बात कर रहे हैं, हम तो उसकी आंखों के बारे में 4 लाइन लिख सकते हैं। हाँ तुमको वो भी 4 लाइन लिखना नहीं आता होगा, लिख के देख लेना। हाँ पता चला बोलेगा उसकी आंखें झील से गहरी हैं और उसमें डूब जाके, हाँ उसी में जाके डूब जाने का मन करता है। पता चला कि वो बोला मर डूब जा, उसकी आंखें हाँ स्टोइकोमेट्री से ज्यादा खतरनाक। भाई देख ले, इसके बारे में किसी किसी रिएक्शन के बारे में लिखना शुरू कर सकता है। अगर तू रिएक्शन लिख लेगा तो भैया ये चीज अगर अपने आप अंडरस्टूड है कि अगर आप इस रिएक्शन को देखें और इसके बारे में ये चीज सोच पाए तो भैया इसके बाद कोई भी क्वेश्चन दे, इसके बाद देखो अब मैं तुमसे दिख रहा हूं 5 मोल नाइट्रोजन का 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ, बेटा सीधा सीधा आंसर बता सकते हो, 5 मोल्स नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 5 मोल हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस। बेटा देख लो स्टोइकोमेट्री इतना आसान है। सर डैश मोल ऑफ अमोनिया, भैया ये कैसे लिखूंगा मैं? अब ये अंडरस्टूड हो सकता है कि सर 5 मोल बोल रहा है, सर 5 मोल, ठीक है। हाँ अरे सच बता रहा हूं, नहीं लिख पाओगे। लड़का चाहे लड़की, दोनों की आंखें हो सकती है भाई, दोनों की आंखें खुशबू हाँ अच्छी हो सकती है। बोल रहा है कि ऐसा पार्सिलिटी हम है नहीं भाई, हम जेंडर न्यूट्रल इंसान है एकदम नहीं, हम भाई दोनों को, ऐसा थोड़ा ही ना है, ऐसा थोड़ा ही ना होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लड़कियों को ही बोल रहे भाई, तुमको बुरा क्यों मान जा रहे हो? नहीं लड़कों की भी आंखें अच्छी होती है भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, सबकी आंखें एकदम गहरी होती है, झील से नीचे होता ना वो। हाँ एक लड़का को देखा तो ख्याल आया, लेकिन वो थोड़ा सा, हाँ लड़कों के बारे में थोड़े कम गाने बने हैं, लड़कियों के ज्यादा बने, इसलिए भाई एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ऐसे करके मैंने बोला। ऐसा नहीं है, एक लड़के को भी देखा तो ऐसा लगा। दूसरा सेगमेंट भी गा सकता है भाई। हाँ बुरा मान जा रहा है बताओ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुमको क्या लगता है बदमाश तुम ही थोड़ी ना हो? हाँ और क्या, ध्यान से
सुनो, मैं बोल रहा हूं 1 मोल से भैया 3 मोल। देख अब मोल मोल बोल रहा है तो मोल मोल का हिसाब करेंगे। 1 मोल से भैया इतना तो 5 मोल बोला तो 5 × 3 सर, 5 × सर कैसे कर दिए? अरे भैया उसको 5, इसको अगर तूने 5 से किया तो सबको 5 से कर, अगर तुमने इसको 5 से किया तो सबको 5 से करो। अगर मैं तुमसे ऐसा बोल देता हूं कि भैया एक काम करिए 56 ग्राम, या ऐसे रुक जाओ, डैश ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with, देखना अपने पास, डैश ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 60 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस। भाई साहब ये छोटा छोटा स्टेटमेंट देख लो पहले, डैश ग्राम ऑफ अमोनिया। क्या ये लिख पाओगे तुम? क्या ये लिख पाओगे? सर ऐसा लिख पाओगे सीधा सीधा? 28 ग्राम 6 ग्राम। सर मास की बात चल रही है, मास का स्टेटमेंट उठा लो, मास का, जल्दी। सर होगा, डन हो पाएगा, कितना हो जाएगा? सर यहां पर 28 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम दिया है, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, सबको 10 से कर दो भैया, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं आपको। सर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर क्वेश्चन क्या सब जाए टाइम पर ऐसा ही आएगा? नहीं बाबू, सब टाइम पर ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन लेने देने वाला इतना सिंपल पूछे बहुत मजेदार, फिर तो भैया सबसे आसान सी चीज हो गई। लेकिन माजे लेने के लिए पूछ देते हैं गाइज, एकदम दिमाग खराब कर देते हैं। कभी कभी लगता है कि क्यों ऐसा क्यों पूछते हैं, लेकिन फिर भी कर सकते हो बेटा, फिर भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड लगाना सबसे आसान। क्वेश्चन पूछने वाला बेटा एक तो ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो जानता है क्या पूछ देता है, मिक्स कर देता है। मिक्स कैसे? कभी बोलेगा इसका मोल ले लो, इसका वॉल्यूम ले लो और इसका मास ले लो। देखो बदमाशी कैसे होती है। ये 5 लाइन तुम अलग अलग कर रहे थे, तुम मोल से मोल के बारे में बात कर रहे थे, मास को मास से बात कर रहे थे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से बात कर रहे थे। क्वेश्चन क्या करता है? बदमाशी करता है। क्वेश्चन देने वाला क्या करता है? उसको तुम्हारी आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको भैया अपने घर पे अपनी आंखों, मतलब एनटीए वाले अब तो अच्छे लोग हो गए होंगे, बट उसको अपने घर पे जो उसका इंतजार कर रहा है या कर रही है तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको भैया क्या करना है, उसको मजा नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे मजा नहीं आ रहा। वो क्या करेगा देखना जानबूझ के, ये देखो कैलकुलेट, ये देखो कैलकुलेट मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। देखना अपने पास कैसे, देखो कविता कैसे हाँ कविता कैसे गाया जा रहा है। सर मास ऑफ N2 reacted if यहां पर 2.24 लीटर ऑफ अमोनिया, 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड इन हैबर्स प्रोसेस। ध्यान सुनना बेटा, कैसे लिखते हैं और कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो एक बार, ये रिएक्शन लिखना सीख लिया। अगर ये रिएक्शन लिखना सीख लिया तो बेटा क्वेश्चन मिलता है ऐसा, क्वेश्चन मिलता है ऐसा। ध्यान सुनना अपने पास, क्वेश्चन मिलता है ऐसा। ये देखो कैसे हो रहा है। यहां पर देखोगे, यहां पर देख लो, 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड इन हैबर्स प्रोसेस। क्वेश्चन देने वाला कभी भी एक तो रिएक्शन नहीं देगा, खुद से रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ध्यान सुनना बेटा, और मैं जो ट्रिक बताना चाह रहा हूं उसको प्लीज सुनना, समझना और उससे अटेम्प्ट करोगे, 2 सेकंड में आंसर आएगा। प्लीज बेटा देखिएगा, ये रिएक्शन आपने लिख दिया, प्लीज सुनना कैसे करना है, मैं तुमको कैसे बता रहा हूं। ध्यान सुनना अपने पास, ये सुन क्या हो रहा है। कुछ नहीं करना, आप रिएक्शन लिख लो, हैबर्स प्रोसेस बताया जा चुका है, जस्ट उसके नीचे ही पूछ रहा हूं। बाकी कोई और भी रिएक्शन होगा भाई, रिएक्शन को लिख लेना। करना क्या है, अब इस रिएक्शन में सबसे पहले भाई, अगर तुम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले ये देखो क्या क्या निकालना है। किस लिए हम भाई, इसका मोल निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका मास निकालना है, इसका क्या गिवन है, सर इसका वॉल्यूम गिवन है। बताओ तो ऐसा कौन है कवि भाई, एकदम तीनों चीजें, ये अलग राग गा रहा था, ये अलग गा रहा था, ये देख रहे हो डीजे वाले बाबू आ गए, तीनों को मिक्स कर दिए। तुम पहले ये डिसाइड कर लो, देखना ध्यान से बेटा कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको लेंदी तरीका ही बता दूंगा, शॉर्टकट ही बता दूंगा। सुनना, आपने रिएक्शन में पहले ये लिख लिया क्या दिया है क्या नहीं, ये गिवन था मेरे लिए, ये गिवन था और ये सब निकालना है। अब करना क्या है,
अब मैं रिएक्शन को 5 अलग अलग लाइंस में नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा, जो चीज मुझे जिस तरीके से दी गई है या पूछी जा रही है मैं उसके हिसाब से लिख दूंगा। मैं इस रिएक्शन को, अब देखना, इसको मैं मास के टर्म में पढ़ने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मास पूछ रहा है। प्लीज सुनना बेटा, जो चीज जैसे दी गई है या पूछा जा रहा है वैसे लिखना है। इसका मास पूछा जा रहा है, मास के टर्म में लिख दिया 28 ग्राम। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मैंने इसका वॉल्यूम लिख दिया। देख लो सर, वॉल्यूम। सर इसका क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसका मोल लिख दिया। सर ये कौन सी बात हुई, अलग अलग लाइन लिखना था। ये बेटा देख लो, मैंने इसका क्या उठाया, मैंने इसका क्या उठाया, वॉल्यूम। इसका क्या उठाया, मास उठाया। और भाई साहब इसका क्या उठाया, मोल उठाया। देख लो, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, ऐसे करके देख लो। मैं जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, इसको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड। ये रिएक्शन खुद से कह रहा है, ये खुद से कह रहा है 28 ग्राम मेरा इसके वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, इसके मोल से। प्लीज सुनना बेटा, ये देख लो, कर लोगे। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना, ये अपने आप से एग्जाम हॉल में सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना, अगर आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज में लिखना चाहें, पंजाबी में, गुजराती में, जो लैंग्वेज है, बस याद रखना क्वेश्चन में जो जैसा दिया है या जिसको जैसे निकालना है उसके टर्म्स में निकाल दो, उसके टर्म्स में पढ़ो। इस रिएक्शन को मैंने मास में पढ़ा, इसको मैंने वॉल्यूम में पढ़ा, इसको मोल में पढ़ा। क्यों? अलग अलग पढ़ सकते थे, बट मैंने ऐसा क्यों पढ़ा, उसका रीजन है, क्वेश्चन में इसका मास पूछा है, इसका मोल पूछा है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। ए बाबू लिख पाऊंगा, ये अलग अलग नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे पढ़ लूंगा। इसीलिए तो जिंदगी डीजे वाले बाबू टाइप हो गई है, कोई भी बजा के चला जा रहा है। हाँ पता, हाँ ऐसा हालत हो गया है, शाम को ब्रेक लेने के लिए छत पे जाते हैं, पड़ोसी वाले अंकल भी बोल देते, बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, इतने में 4 क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है। ऐसी हालत हो गई, सोच रहे हैं भाई साहब मंदिर चले जाए, हाँ भगवान का आशीर्वाद ले। मंदिर का पुजारी बोल दे रहा, बेटा आप तो नीट की तैयारी कर रहे थे, हाँ मेहनत कीजिए, भगवान तभी साथ दे पाएगा। ऐसा ही चल रहा है ना, वैसे इसीलिए बोला, देख लो बात, ऐसा आप देख रहे हो, ऐसा मिक्सिंग चल रही है यहां पर, एकदम अलग टाइप की मिक्सिंग। कैसे मिक्सिंग किया, ऐसे इसका मोल ही क्यों लिया, क्योंकि इसका मोल पूछा, इसका वॉल्यूम क्यों लिया, इसका वॉल्यूम पूछा। भैया इस तरह से सोचना है। फिर क्या करना, यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिटरी मेथड लगा दो, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए भाई साहब। सर यूनिटरी मेथड कैसे लगाते, जो चीज गिवन होती है सही साहब देखिएगा, इसका ये गिवन है तो इसको ऐसे लिखा कि सर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितने से, सर ये देख लीजिएगा 28 ग्राम नाइट्रोजन से। सर यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर लीजिए, 28/3 इंटू 22.4। सर ये बोल रहा है 2.24 लीटर दिया है क्वेश्चन में। जो गिवन होता है भैया उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं यूनिटरी मेथड में, और भाई बाकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 28/30 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, 28/30 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा, यही होगा, 28/30 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा। श्योर है, तो 28/30 बन गया। यूनिटरी मेथड में एक सिंपल सा, यूनिटरी मेथड अगर किसी को नहीं आता कि सर आपने इसको लेफ्ट में क्यों लिया, तो आप चाहे तो लिख सकते, यूनिटरी मेथड में लेफ्ट में उसको लिखते हैं जिसका भैया गिवन आपको पता होता है। आपने इसको लेफ्ट में इसलिए लिखा, ये इससे इस तरह पढ़ा क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन था, इसलिए आपने इसको लेफ्ट में लिखा, उसको राइट में लिखा। तो यूनिटरी मेथड जिनका कमजोर है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सिमिलरली फिर से ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, सॉरी प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो सर 1 लीटर कितना होगा, 2/3 इंटू 22.4, और भैया देखेंगे 2.24 लीटर की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 22.4 इंटू 2.24। सर ये देख लीजिएगा 2/30 आ जाएगा, 2/30 मोल ऑफ अमोनिया आ जाएगा। तो भैया क्वेश्चन ऐसे, स्टोइकोमेट्री इतना ही कहता है, स्टोइकोमेट्री बस यही कहता है कि भैया आप सिंपल सा तरीका करो, सिंपल सा तरीका करो, आप रिएक्शन को जैसा पूछ रहा है वैसा भाई लिख लो। अगर मास 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 कर रहा है तो मास में लिख लो, रिएक्शन खुद से अपने आप से। ये जो लाइन लिखनी थी ना बेटा, ये जो लाइन लिखनी थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन लिखना है। अगर आपने इसको लिख लिया तो उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इसके लिखने के बाद यूनिटरी मेथड ही लगाना है, यूनिटरी मेथड ही लगाना है कि यूनिटरी मेथड से आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर जाइए। अगर एग्जाम हॉल में ये लिख लिया आपका काम आसान, उसके बाद तो यूनिटरी मेथड लगा लो। बार बार बोल रहा हूं, देखो ये ऐसे लिखा था,
मैं इसलिए बोलता हूं इस तरह से लिखने का, गिवन को नीचे लिखा करो। क्यों? क्योंकि सर इससे फिर आपका दिखाता हूं आपको क्वेश्चन कितना आसान होगा। 2.24 लीटर्स। जिनको यूनिटरी मेथड नहीं सॉल्व करना है उनके लिए भी शॉर्टकट बता देता हूं। जिनको यूनिटरी मेथड सॉल्व नहीं करना है उनके लिए शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट के लिए बेटा ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। शॉर्टकट लगाने के लिए जिनको यूनिटरी मेथड नहीं लिखना है, ये स्टैंडर्ड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। देखिएगा सर, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। जिसको लग रहा हो कि सर मैं यूनिटरी मेथड में टाइम बहुत चला जाएगा, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट क्या है? एक सिंपल सा तरीका है, यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है सर? एग्जाम हॉल में क्या गिवन है देख लो, ये देख लो, गिवन है, ये गिवन है। आप मान लो क्या निकालने जा रहे हो? नाइट्रोजन का मास निकालने जा रहे हो। प्लीज बेटा सुन लेना, नाइट्रोजन का मास निकालने जा रहे हो। या तो आप लंबे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कैसे निकालना है। नाइट्रोजन का मास कैसे निकालना है सुनना अपने पास। शॉर्टकट देखना बेटा, आपका कैलकुलेशन जल्दी करा देगा, और कोई चीज नहीं, आपका कैलकुलेशन जल्दी कराएगा। ये देखो शॉर्टकट, देखो गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। सर आपको ये निकालना है, नाइट्रोजन निकालना है ना। देखना एक बार, जो गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करो? नाइट्रोजन के स्टैंडर्ड से। सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सर जो गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय जो गिवन है उसके स्टैंडर्ड से आप डिवाइड कर दो। ध्यान से देखना, फिर से बोल रहा हूं, जो गिवन है नाइट्रोजन के सर स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन कर दो। सर देख लेना, एक मिनट में आपके पास कैलकुलेशन रेडी। सर ये मास में आ जाएगा। सर 1 सेकंड लगना है आपको जब भी क्वेश्चन करना। यूनिटरी मेथड में बेटा आप टाइम बचा सकते हो, वो 3 लाइन लिखने की जरूरत अब नहीं है आपको। लिखने का तरीका देखो, गिवन है सर अमोनिया निकालना है, गिवन है, जोर से रिपीट कर, क्या करना है तुझे, जोर से रिपीट कर। जो गिवन है ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर? अमोनिया निकालना है, गिवन को इससे मल्टीप्लाई कर। सर गिवन को अमोनिया के स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, गिवन को अमोनिया के स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कर दो। देखो भाई साहब, विद इन सेकेंड आपका आंसर तैयार, 2/30 मोल्स। आपकी मर्जी, आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शॉर्टकट यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। डन। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो बोले। मैं कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। शॉर्टकट आप तभी लगाएं जब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कर क्या रहे हैं हम लोग। यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट ये होता है, क्रॉस कर दो। क्रॉस मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड बाय दिस हो गया। ये निकालना है तो इसको इससे, जो गिवन है उसी से निकाल सकते हो, इसको इससे डिवाइड बाय दिस कर दिया। कर पाओगे? हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है? विद इन सेकंड निकाल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है, तुम जैसे चाहो। मतलब स्टोइकियोमेट्री में बेटा यही चीज थी, ये स्टैंडर्ड लिखना सीख गए, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा स्टैंडर्ड लिख लो, कहानी खत्म, भैया आंसर निकल जाएगा। दूसरा, अगर रिएक्शन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सबको सबके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। भैया क्वेश्चन देखना, फॉर ये क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन निकालना है। देखो, अब रिएक्शन आपको पता होना चाहिए भाई, प्लीज सुनना। स्टोइकियोमेट्री बहुत आसान सी है अगर आप चीजों को रिलेट करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे, तो रिएक्शन आपको ऑलरेडी पहले बताई जा चुकी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान सुनना बेटा, कैसे कैलकुलेट करना है आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। कभी भी अगर आप जैसे अब सीबीटी मोड में करोगे तो आपको पेज पे अपना रिएक्शन लिख लिया, लिखते टाइम देखना बेटा शॉर्टकट कैसे काम करता है। लिखते टाइम याद रखना कि मुझे भैया जो गिवन है, गिवन क्या है सर, ये 180 ग्राम गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सर इसका क्या निकालना है, इसका मोल निकालना है, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, लीटर में या एमएल में जो बोले। सर ऐसे लिख लो। अब तुम्हारा अगला फेज क्या है कि सर
जैसा जो रिएक्शन में दिया है, जैसा जो रिएक्शन में पूछ रहा है, वैसे उस रिएक्शन को पढ़ डालो, वैसे उस रिएक्शन को पढ़ डालो। सर इसका वॉल्यूम बोल रहा है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 2 मोल्स का ये। सर यहां पर मोल बोल रहा है, मोल में पढ़ डालो। यहां मास बोल रहा है, मास में पढ़ डालो। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, सर ऐसे स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। अगर ऐसे स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, सर ये स्टैंडर्ड लिख दिया। स्टैंडर्ड मतलब ये रिएक्शन खुद से अपने आप से बारे में बता रहा है कि मेरा इतना वॉल्यूम, इसका इतना मोल, इसका। मैं इसको ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं? बिकॉज ये मास में, ये मोल में, मोल में, वॉल्यूम, वॉल्यूम में। अब इसके ऊपर दो तरीके हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे मुझे दिख गया कि बेटा ये इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको दिख रहा होगा 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो विद इन सेकंड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। एक तो ऐसे आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 5 मोल। सर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 5 इंटू 2 इंटू 22.4। बेटा देखिएगा, दो टाइप के लोग हैं तो दोनों के लिए बता रहा हूं। ये भैया सबसे इजीएस्ट, ये एग्जाम में यही करना है। अगर आप एग्जाम में ये कर गए, बहुत आसान, बस खटाखट। कैसे? सर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको सर बिना कैलकुलेशन के आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि भैया आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताओ, शॉर्टकट लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बताओ, शॉर्टकट लगाओ। बेटा क्या होगा? सर या निकालना है ना, ये निकालना है। कैसे करते हैं फिर से सोचो, शॉर्टकट कैसे काम करता था? 180 को किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 180 इंटू 1 डिवाइड, ये देखो इसको इससे डिवाइड बाई इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। सर ये देख लो आ गया 5 मोल। सर आप देख लीजिए, किसी का मैथ मान लो स्ट्रांग नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो इसको इससे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 180 इंटू 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई, सर डिवाइड बाई कितना आ गया? 36 आ गया। सर ये भी तरीका है। सर ये सबसे बेस्ट मेथड तो ये है, फिर सेकंड बेस्ट मेथड। या फिर कोई बोले नहीं सर मैं शॉर्टकट, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लेना चाहता, तो भैया तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। 36 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऐसा कोई मतलब, देखो भाई 1 मोल ऑक्सीजन, तो भैया 1 ग्राम से कितना होगा? 1/36। आपकी मर्जी है, किसी की श्रद्धा भावना जैसी। कोई बोले नहीं सर मैं एकदम शॉर्टकट नहीं यूज करता, मैं तो भैया लॉन्ग कट में बिलीव करता हूं, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। आप किस में आओगे वो आप अपना ही डिसाइड कर लो। 36 ग्राम वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे यूनिटरी मेथड करके करना चाहते हो कर लो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इससे आप ही का टाइम जाएगा और क्या है। लेकिन कौन कमबख्त सर अगले साल के लिए पढ़ रहा है? हम तो सर उसके अगले से अगले साल देखेंगे। अभी तो उसकी यहां, अभी तो स्टडी ग्रुप बनाया है सर, पढ़ना बाकी है अभी तो उसमें। हाँ सीरियस एस्पिरेंट्स ज्वाइन, ठीक है। क्रॉस वाला मेथड बेटा ये तो सबसे इजीएस्ट है भैया। अगर सीधा सीधा दिख गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई, सबको 5 से मल्टीप्लाई। नहीं तो भैया दूसरा मेथड, सेकंड बेस्ट मेथड ये, सेकंड बेस्ट ये, फर्स्ट बेस्ट सर खटाक से हो गया, फिर अगला, फिर अगला, डन। जैसा मन करे भाई, जैसा मन करे, तुमको लगता है ये करना है, तुमको ये करना है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। तुमको जैसा मन करे वैसा अटेम्प्ट करो, तुमसे जो बोले क्वेश्चन में वैसा अटेम्प्ट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। डन हो जाएगा, श्योर है। शॉर्टकट बेटा इसलिए फायदा होता है, मैं तुमको दिखाता हूं, ये देखो। अब क्वेश्चन देखना, ऐसे लिखेगा, कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 gas required, mass of H2O liquid produced और moles of CO2। अब क्वेश्चन देखो,
प्लीज बेटा एक क्वेश्चन लिख लेना घर पे आराम से। स्टोइकोमेट्री बेटा यही है। अब अगली क्लास में एप्लीकेशन सिखाऊंगा मंडे से। अब मंडे को लोग फटेंगे एकदम, हाय ऐसे कैसे, शॉर्टकट तो सोचना था, हाँ लॉन्ग कट भी सोचना है, ये रिएक्शन अपने आप से कैसे बोल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि रिएक्शन को देखोगे तो ये स्टैंडर्ड कैसे लिख रहा हूं मैं, ये कैसे आ रहा है कि सर इसका 2 मोल है तो वॉल्यूम इतना, इसका 1 मोल दिख रहा है, इसका 36 ग्राम दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। सिमिलरली बेटा आप ये देखो, कुछ लोगों को रिएक्शन की बड़ी दिक्कत होती है कि रिएक्शन कैसे लिख दे। मीथेन गैस है बेटा, ये रिएक्ट करेगा, कंप्लीट कंबशन का मतलब भैया पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया सर, ये बनाएगा सर, पानी लिक्विड बनता है और ये गैस हो गया। अब देख लो भैया, ट्राई करो, तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। यहां पर आप शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे, आपको शॉर्टकट ऑफ यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। सर क्या होगा, सर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। स्टोइकोमेट्री मेथड बेटा बहुत आसान सा है, लेकिन वो तभी आसान सा है जब आप पढ़ने के मूड से है। बाकी तो भैया स्क्रॉल करने वाले मूड से हैं तो भैया, हाँ तो गाइस 30 सेकंड्स में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, ठीक है। सर क्या होगा, सर क्या होगा, ये देखो इसका क्या दिया है, इसका मास दिया है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है भैया, लिख लो ऐसे गिवन। सर आप जब नेक्स्ट ईयर सीबीटी दो चाहे ऑफलाइन दो बेटा, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ये वॉल्यूम निकालना है, यहां मास, यहां मोल निकालना है और यहां पर ग्राम निकालना है। सर कैसे करेंगे हम लोग, सर जैसा जो दिया है, जैसा जो दिया है उसको वैसा लिख लो। कैसे सर, इसका मास दिया है तो इसका 16 ग्राम, सर 16 ग्राम कैसे आया, जानते हैं सर, हमको सर सब पता है। हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता है, इतना फास्ट फास्ट कौन बताता है, इतना आराम आराम से बताइए, आपको कौन सा हड़बड़ी है। सिलेबस 2 दिन बाद खत्म कीजिए, लेकिन सर आराम आराम से एक्सप्लेन कीजिए। 16 कहां से आया, 36 कहां से आया, यही सब बात जो है ना आपका अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं कि आप लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं वो चीज हम लेक्चर 10 में याद करके आए, काहे याद करके आए, हम पैसा दिए हैं और क्या, अलग अलग वेराइटी का पैसा दिए हैं। कोई 5,000 दिया है, कोई 10,000 दिया है, कोई 7,000 दिया है, कोई 12,000 दिया है। सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है। आप बताइए 16 कहां से आ रहा, हर क्लास में बताइए, हमारे ऊपर मत छोड़िए, हम पैसा दिए, हम देखेंगे कैसा आप पढ़ा रहे, ठीक है। ऐसे चलता है, उसकी मजबूरी है भाई। सर बताइए, ऐसा थोड़ा ही ना होता है, सुबह से पढ़ रहे हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 पूछ रहा है बेटा, देख लो शॉर्टकट अगर लगा सकते हो तो। O2 का वॉल्यूम चाहिए, गिवन क्या है ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन मैं भाई ऑब्वियस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम के लिए सिखा रहा हूं भाई। इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 16 हो गया। सर ये देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बात कर रहा है, सर इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई सर 16। सर इसको ऐसे मल्टीप्लाई, सर मास ऑफ H2O निकालना है, सर 10 इंटू 36 डिवाइड बाई 16 हो गया। देख 10 इंटू 36 डिवाइड बाई 16, सबको निकाल दो, इसका वॉल्यूम आ गया, इसका मोल आ गया और इसका कितना आ गया, मास आ गया। डन सर, हो जाएगा, हो पाएगा। सर यहां पर देख लो, सर यहां पर भैया शॉर्टकट आपका ये वाला यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट एक लाइन में आंसर दे देगा। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया भाई, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। स्टोइकोमेट्री में एक ही चीज पूछता है, वो तुमको क्वेश्चन में खाली ये पूछ लेगा, तुमको क्वेश्चन में खाली ये पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा। जैसे इस साल रीनीट में पूछा था, रीनीट, हाँ सदमे वाला पेपर याद करो, जाके देखना। ऐसे ही मन करे, मोल कॉन्सेप्ट के 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला और एक भैया ये वाला पूछ रखा था, इस टाइप का पूछ लोगे। तुमको क्या लगता है, ऐसे सर बेहोशी तो नहीं लग रही कि अरे सर अलग सा फील हो रहा। एग्जाम हॉल में बेटा एक क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा, एक क्वेश्चन कोई पूछेगा, मैं तुमको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो बाबू, इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर पाओगे या कि नहीं कर पाओगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन देख लो, बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस दिख रही है। सर 2 मोल CO के लिए, ओ माय गॉड, 2 मोल CO के लिए सर कितना ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। अब एग्जाम में भैया देख लीजिएगा, इसको 1 मोल लिख रहे, इसका 4 ग्राम रिक्वायर्ड है। ओ भैया 2 मोल के लिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे।
2 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 4 ग्राम कैसे पता चला आपको, ये बताइए। ये राज बेटा पता चल रहा है, रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, रिएक्शन भाई साहब खुद ही कह रहा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है भाई साहब। सर जानते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ना है ये सब विद इन सेकेंड कैसे कर लिए, आप लिख के कीजिए भैया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये देखिएगा सर, आपको शॉर्टकट सिखाया है 2 into 4 डिवाइड बाई 1। सर ये देख लीजिए, ये कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। कर पाएगा सर? अगर तुमको ये क्वेश्चन दिया हैबर्स प्रोसेस, ये नीट में आया हुआ PYQs है, जाके देखेगा पता चलेगा, हंसी आएगी भाई साहब। तुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार का पेपर देख ले बाबू, इस बार पेपर में क्या पूछा था पता चल जाएगा। सर इसके मोल्स पूछ रहा है, इसका भैया 20 मोल दिया है। ओ माय गॉड, इसका 20 मोल गिवन है गाइज, इसका मोल पूछ रहा है। बता पाओगे? इतना तगड़ा क्वेश्चन गाइज बता पाओगे आप लोग कि नहीं बता पाओगे? क्या इतना तगड़ा क्वेश्चन देख रहे हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो भैया इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर नहीं ना होता है, यूनिटरी मेथड से करिए ना सर। हाँ करते यूनिट मेथड से, डायरेक्ट नहीं हो सकता भाई। 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से कर दे, सबको 10 से कर दे भाई, पूरे रिएक्शन को 10 से कर दे। ऐसा क्वेश्चन जिंदगी सर ऐसा अजीब अजीब सा फील होने लगता है। सर सल्फर का रिएक्शन दे दिया है S8 का, एक तो रिएक्शन भी हम ही सोचे, और बताइए। हाँ ऐसे थोड़े ही ना होता है सर, रिएक्शन को बैलेंस करना अपने आप में एक काम है। सर इसको 8 कर दो, ये 24 हो गया सर, रिएक्शन बैलेंस हो गया। वो खुद ही रिएक्शन खुद तुमसे कह रहा है। बता सकते हो इसका आंसर भाई? तुम खुद से देख लो, रिएक्शन बस लिख दिया, तुमको ये रिएक्शन खुद ही कह रहा है कि बाबू हम 1 मोल हैं, 1 मोल एसिड का है तो वो कितना ऑक्सीजन, कितना SO3 बनाएगा? 8 मोल बनाएगा, 8 मोल ऑफ SO3 बनाएगा। SO3 का मास बेटा कैलकुलेट कर लोगे तो बाबू आंसर आ जाएगा। अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सब कैसे कर पाओगे? स्टोइकोमेट्री बेटा इसी को बोलते हैं, स्टोइकोमेट्री इसी को बोलते हैं। पता चल रहा है सर? हाँ इतना थाम्बा सर, ऐसे थोड़े ही ना होता है। इतना लौकर चल रहे हो आप, दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया बोल रहा है कि सारे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं क्या? नहीं आसान हो, मैं डिफिकल्ट करा देता हूं बाबू। ये रहा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बाबू। तुमको लग रहा हो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे? सर इसमें रिएक्शन नहीं दिया है, और जिन लोगों की रिएक्शन की बैलेंसिंग खतरनाक होती है ना बेटा, उन्हीं लोगों से स्टोइकोमेट्री सॉल्व नहीं होता। ये देख लो, अब बैलेंसिंग ही नहीं आता है सर। अब जिनकी बैलेंसिंग एकदम ही बकवास हो बेटा, आप देख लो, इसको 4 लिखेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे, ऐसे बैलेंस कर देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई साहब हम आपको आधा मोल देंगे, हाफ मोल गिवन है। गाइस देख लीजिएगा, हाफ मोल गिवन है। क्या निकालना है? एल्यूमिनियम का मास कितना रिएक्ट करेगा, इसका मास निकालना है। ओह माय गॉड, क्या निकाल पाओगे? क्या ये दिख पा रहा है? 3 मोल से इतना हो रहा है सर, मास ऑफ एल्यूमिनियम। कितने लोग हैं जिनको निकाल सकते हैं कि सर ये कर पाएंगे हम लोग, ऐसा कर पाएंगे हम लोग? ये इसको इससे क्रॉस कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो सर, डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 से ये कितना हो गया सर? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस बैलेंसिंग लोग भूल जाते हैं, इस क्वेश्चन में लोग बैलेंसिंग भूल जाते हैं। तो बेटा स्टोइकोमेट्री मैंने शुरू कर दी है, खत्म आप लोग करोगे। अगली क्लास में बेटा अब स्टोइकोमेट्री का जब एप्लीकेशन आएगा तो उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते तक आप ये शॉर्टकट और ये बातें आप ना भूलो। किसी रिएक्शन को देखो तो 3-4 लाइंस अपने आप से निकल जाए मुंह से, समझ जाना कि पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है। और अगर किसी और को देख के 3-4 लाइंस निकल रही हैं तो आप समझ जाना कि आप किसी और चीज पे यकीन कर रहे हो, पढ़ाई वाली यकीन तो नहीं है आपकी। ठीक है, पक्का गाइस। मिलते हैं अगले हफ्ते, कल ब्रेक है, एंजॉय कीजिए, आराम से मस्ती कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते स्टोइकोमेट्री की कैलकुलेशन करने। अगले हफ्ते भैया कुछ मतलब मंडे को देखते हैं, अगर आप सब लोग थोड़ा सा वो करेंगे तो मंडे या ट्यूसडे किस दिन इवनिंग में बैठ के भाई साहब क्वेश्चन ही क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है,
तो भाई ये हफ्ता भी खत्म हुआ, दूसरा हफ्ता भी खत्म हुआ, अब चैप्टर अपने एंडिंग पे आ रहा है। उम्मीद करते एनसीईआरटी पढ़ना है। आज का होमवर्क बता देता हूं भाई, एनसीईआरटी जिन लोगों के पास नहीं है भाई, संडे है, संडे को ये प्यारा सा एनसीईआरटी 2025-26 का प्रिंट है। तुम्हें लगता होगा मैं अपना एनसीईआरटी दिखा देता हूं, शर्म नहीं है भाई हमको, टीचर हो के भाई मैं भी, क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हें पता नहीं है कब कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा। ये देख ले सारा एनसीईआरटी, ये देख, ठीक है। मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी, प्लीज रीडिंग करने की हैबिट डालो। क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में जाएंगे, हैबिट भाई क्वेश्चन को करो। इस वीक का कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वीक टू का कंबाइंड पीडीएफ आप यूज करिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिल रहा है। प्लीज बेटा अगले हफ्ते मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा, साथ में रेडॉक्स चालू हो जाएगा, तो ट्राई करना भाई, मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ रेडॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई थिंक सब लोग सेटल हो चुके होंगे, सबके टीचर्स फिक्स हो गए होंगे। कोई ऐसा इंसान है जो अभी भी टीचर्स फिक्स नहीं कर पाया है, तो बेटा जल्दी कर लो, क्योंकि अगले हफ्ते से हम सब लोग एज अ टीचर, मैं बताऊं तो मैं ये मान के चलूंगा कि पिछले 2 वीक्स से मैंने सबको सेट कर लिया है, अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैच कर ली है, सब कुछ बेसिक चीजें कर ली हैं। तो अगले वीक से हम लोग बहुत शानदार से एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चलेंगे, एंजॉय करेंगे उसको, देखेंगे उसको, और फिर मिलेंगे। तब तक भाई साहब पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, मिलते कल नहीं परसों। यस, तो गाइस ब्लॉग नंबर 13 में आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। नया हफ्ता, नया अवतार, चैप्टर पुराना लेकिन कॉन्सेप्ट नया, और आप नए मत हो जाना, पढ़ के आना, पुराने तुम पुराने हम लोग मिलेंगे। ओके गाइस, ब्लॉग को भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।